हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर एडजेक्टिव। ठीक है, इसको भी पढ़ने का सिलसिला कुछ वैसा ही रहेगा जैसे हमने प्रोनाउन को देखा था। प्रोनाउन को हमने कैसे देखा, पहले सारी की सारी उसकी टाइप्स देख ली और फिर बाद में उसके ऊपर कुछ मिसलिनियस एरर्स देख लिए, है ना। बिल्कुल ऐसे ही अपन एडजेक्टिव को भी लेके चलेंगे। सबसे पहले अपन इसकी सारी टाइप्स कवर कर लेंगे, टाइप्स पे आने वाले कुछ एरर्स देख लेंगे और लास्ट में फिर इसका मिसलिनियस पार्ट देख लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ शुरुआत कर लेते हैं। पहली टाइप कौन सी पढ़नी है हमें एडजेक्टिव में? प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर आपको ध्यान हो तो मैं बेसिक्स में प्रॉपर एडजेक्टिव आपको बता भी चुका हूं। क्या होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव? जो प्रॉपर नाउन से डिराइव होकर एडजेक्टिव बनते हैं उन्हें क्या कह देते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कह देते हैं। जो प्रॉपर नाउन से डिराइव होकर एडजेक्टिव बनते हैं क्या कहते हैं उन्हें? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन जैसे अब ये फ्रांस है किसी कंट्री का नेम है, प्रॉपर नाउन है। जर्मनी किसी कंट्री का नेम है, प्रॉपर नाउन है। स्पेन किसी कंट्री का नेम है, प्रॉपर नाउन है। गांधी पर्सन का नेम है, प्रॉपर नाउन है। मार्क्स पर्सन का नेम है, प्रॉपर नाउन है। मार्क्स कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा आपने ना, तो उसी को मैंने मार्क्स लिख रखा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स है। कुछ कंट्री के नेम है और कुछ पर्सन के नेम है। अब मान लो मैं इनसे डिराइव करके एक एडजेक्टिव बना लूं। जैसे मैं फ्रांस से डिराइव करके बना दूं फ्रेंच, जर्मनी से डिराइव करके बना दूं जर्मन, स्पेन से डिराइव करके बना दूं स्पेनिश, गांधी से डिराइव करके बना दूं गांधीयन, मार्क्स से डिराइव करके बना दूं मार्क्सिस्ट। समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो ये एडजेक्टिव की तरह से काम करने लग जाएगा। कैसे? एक काम करता हूं, मैं इसके आगे एक वर्ड लिखता हूं, एक नाउन लिखता हूं ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। मान लो मैं आपको यहां पे लिख दूं फ्रेंच आर्मी। ठीक है, फ्रेंच आर्मी। तो ये इस आर्मी की विशेषता बताने लग गया कि नहीं लग गया? कौन सी आर्मी? फ्रेंच आर्मी। ठीक है, ऐसे मान लो मैं लिख दूं जर्मन टैंक्स, जर्मन टैंक्स। तो जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन टैंक्स, जर्मन बुक्स, जर्मन पॉलिटिशियंस, कुछ भी लगा दो। तो बेसिकली ये वाला वर्ड जो है इसके लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करने लग गया कि नहीं लग गया? तो है क्या चीज, एक प्रॉपर नाउन से मैंने एक ऐसा वर्ड डिराइव कर लिया जो किसी दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करता हूं। समझ में आया? ऐसे ही स्पेनिश मान लो, स्पेनिश के साथ मान लो मैं लिख देता हूं स्पेनिश बुक्स या स्पेनिश राइटर्स। ठीक है, ये इसको क्वालिफाई करने लग गया। समझ में आई इतनी बात? ऐसी गांधी के मैं आगे लिख देता हूं फिलोसफी। कौन सी फिलोसफी? गांधी की फिलोसफी। ऐसी मान लो मैं मार्क्स के आगे लिख देता हूं इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? जो मार्क्स के अनुसार इकोनॉमी है वो इकोनॉमी, मार्क्सिस्ट इकोनॉमी। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेसिकली है क्या, मैंने लिया एक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से बनाया एक ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करने लग गया, तो फिर इसका नाम क्या पड़ जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। इतनी कहानी क्लियर है? अब यहां पे थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा कुछ वर्ड से। जैसे आपको पता है जर्मन एक लैंग्वेज भी होती है, हाँ क्या ना, फ्रेंच एक लैंग्वेज भी होती है। इतनी बात आई समझ में? तो अब फ्रेंच जब लैंग्वेज का नाम होगा तभी ये खुद क्या हो जाएगा? तभी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो फ्रेंच जो है ये किसी लैंग्वेज का नाम भी हो सकता है और फ्रेंच जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव भी हो सकता है। जब ये खुद लैंग्वेज का नाम होगा तब ये प्रॉपर नाउन होगा और जब ये प्रॉपर एडजेक्टिव होगा तब ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, हाँ क्या ना। तो सर मैं कैसे पहचानूंगा कब ये प्रॉपर नाउन है और ये कब ये प्रॉपर एडजेक्टिव है? अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो पहचान लोगे, अगर शिद्दत से मेरे से पढ़ रहे हो ना तो 100% पहचान लोगे। सीधी बात है यार, जब ये प्रॉपर नाउन बनेगा तो खुद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, बात खत्म हो जाएगी। सर यहाँ पे नाउन है, जब ये भाषा का नाम है तो प्रॉपर नाउन है। अगर इसके बाद कोई नाउन लिखा हो जिसकी विशेषता बता रहा हो तो कह देना सर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव और नाउन तो पहचानना मुझे लगता है मैंने आपको सिखा दिया होगा, है ना। एडजेक्टिव और नाउन तो बड़ी आसानी से पहचान लेते होगे। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा हो तो कहना सर नाउन है, अगर इसके बाद कोई नाउन लिखा हो जिसकी विशेषता बता रहा हो तो कहना एडजेक्टिव है। सिंपल, ठीक है। तो आपको सेंटेंस के अंदर अगर लग जाए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है फ्रेंच जर्मन, जैसे मान लो मैं कहूं फ्रेंच इज अ टफ लैंग्वेज, फ्रेंच इज अ टफ लैंग्वेज, सब्जेक्ट कौन है? फ्रेंच। तो यहां पे फ्रेंच क्या है? नाउन है, प्रॉपर नाउन है। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? अगर इसके बाद कोई वर्ड लिखा हो जो जिसकी विशेषता बता रहा हो तब कहते हैं एडजेक्टिव है। कहानी क्लियर? चलो जी, अब आ जाओ इस पे। कई बार क्या होता है कि द प्लस में एडजेक्टिव लिख देते हैं और उसके बाद नाउन नहीं लिखते। कई बार कोई ऐसा एडजेक्टिव बेसिकली जो जनरली क्वालिटी को बताता हूं, जनरली क्वालिटी को बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं ना, क्वालिटेटिव कह सकते हो आप। ये स्क्रीन से बाहर नहीं चला जाए कहीं, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। जनरली एक क्वालिटी को बताने वाला एडजेक्टिव ले लेते हैं जिसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जनरली क्वालिटी को बताने वाला एडजेक्टिव लेते हैं, उसके साथ द आर्टिकल लगाते हैं और उसके बाद मान लो नाउन ना हो,
ध्यान रखना ये मैंडेटरी कंडीशन है कि उसके बाद नाउन ना हो, क्योंकि अगर इसके बाद नाउन आ गया तो फिर ये आर्टिकल और एडजेक्टिव ही रह जाएंगे। अगर नाउन नहीं है, एक क्वालिटी को बताने वाला एडजेक्टिव है और उससे पहले द आर्टिकल लगा हुआ है, तो समझना इससे जनरेट होता है एक कॉमन प्लूरल नाउन। ये द प्लस में एडजेक्टिव का काम कर देगा, कॉमन प्लूरल नाउन बना देगा। देखना कैसे, एग्जांपल से समझो। द रिच, अगर आपने लिख दिया द प्लस में रिच और इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ध्यान रखना मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, अगर ऐसे लिखा होता द रिच मैन तो मैन नाउन हो जाता और ये एडजेक्टिव और ये आर्टिकल, जैसे नॉर्मली आपने पढ़ रखा वैसे ही। अगर इसके बाद कोई और नाउन नहीं है और ये खुद ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, द रिच ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, द पुअर ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तब आप इसे मानेंगे कॉमन प्लूरल नाउन की तरह से एक्ट करने वाला स्ट्रक्चर। अब कॉमन कैसे, प्लूरल कैसे, उसको भी समझ लेते हैं। द रिच का मतलब क्या है, अमीर लोग। द पुअर का मतलब क्या है, गरीब लोग। द वीक का मतलब क्या है, कमजोर लोग। द ब्लाइंड का मतलब क्या है, अंधे लोग। ब्लाइंड एडजेक्टिव है, जैसे ब्लाइंड पर्सन, अंधा आदमी, हाँ के ना। तो बेसिकली क्या है, ये ब्लाइंड भी एडजेक्टिव है। वीक पर्सन, पुअर पर्सन, रिच पर्सन, तो सारे के सारे एडजेक्टिव है। अब मान लो मैं इनसे पहले दा लगा दूं और इसके बाद कोई नाउन ना आ रहा हो और ये खुद ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करे, तो समझ जाना कि इन्होंने क्या बना दिया, कॉमन प्लूरल नाउन बना रखा है। समझ में आई इतनी बात? फिर से एक बार ये सारा दोबारा से देख लो। एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, उससे मैंने डिराइव किया और एक वर्ड बना लिया। फ्रांस से फ्रेंच, जर्मनी से जर्मन, स्पेन से स्पेनिश, गांधी से गांधीयन, मार्क्स से मार्क्सिस्ट। ठीक है, अब ये एक ऐसा वर्ड हो गया जो किसी दूसरे नाउन को क्वालिफाई कर सके, जैसे फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच पॉलिटिशियंस, फ्रेंच राइटर्स, फ्रेंच गुड्स, फ्रेंच बुक्स, फ्रेंच शुगर, कुछ मर्जी लगाओ, आपकी मर्जी। जिसको जिसकी आपने विशेषता बतानी है वो यहाँ पे आगे नाउन लिख दो। ठीक है, तो ऐसे वर्ड क्या काम कर रहे हैं, इस नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो एडजेक्टिव हो गए। ये प्रॉपर नाउन से डिराइव होकर बने, इसलिए इनका नाम पड़ गया प्रॉपर एडजेक्टिव। इतनी कहानी क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहीं पे मैंने एक छोटी सी बात और बताई थी कि कई ऐसे वर्ड हैं, जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया, ये लैंग्वेज के नाम भी है ना, ये लैंग्वेज के नाम भी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ये खुद प्रॉपर नाउन भी हो जाते हैं। और जानोगे कैसे, इतना तो यार मैंने देखो सिखा दिया कि नाउन वर्सेस एडजेक्टिव पहचानना तो आपको अब आ गया है। अगर खुद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो कह देना जी नाउन है, अगर आगे नाउन लगा उसकी विशेषता बता रहा हो तो कह देना जी एडजेक्टिव है। इतनी कहानी क्लियर? अब इस पर कई बार क्या होता है, द के साथ एक क्वालिटी को बताने वाला एडजेक्टिव लिख देते हैं, द के साथ एक क्वालिटी को बताने वाला एडजेक्टिव लिख देते हैं और उसके बाद नाउन ना आ रहा हो, तो ये जो द प्लस एडजेक्टिव स्ट्रक्चर है ना, ये कॉमन प्लूरल नाउन बनने लग जाता है। कॉमन प्लूरल नाउन कैसे, द के साथ रिच लिख दिया, द के साथ एक ऐसा एडजेक्टिव लिख दिया जो क्वालिटी को बताता है। जनरली क्वालिटी को बताने वाले होते हैं, एक दो और भी होते हैं, एग्जांपल से समझ जाओगे। अब यहां पे मान लो कोई नाउन नहीं आ रहा और ये खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, है ना। द रिच लिव अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, जो अमीर लोग होते हैं बड़ी ही लग्जरी वाली जिंदगी जीते हैं, तो ये द रिच खुद ही सब्जेक्ट हो गया। तो ये कॉमन है। कॉमन क्यों है, क्योंकि किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा है। प्लूरल है क्योंकि एक से ज्यादा की बात करें, एक से ज्यादा को रेफर करें। कॉमन क्यों है, क्योंकि पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करा। प्लूरल है क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा की बात कर रहा है। तो ये क्रिएट कर देता है कॉमन प्लूरल नाउन। समझ में आया? द प्लस में एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन ना आए और द प्लस में एडजेक्टिव में एक ऐसा एडजेक्टिव लिख रखा हो जो क्वालिटी को बताता हो, तो ये क्या क्रिएट कर देता है, कॉमन प्लूरल नाउन बना देता है। द रिच का मतलब अमीर लोग, द पुअर का मतलब गरीब लोग, द वीक का मतलब कमजोर लोग, द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग। इतनी बात आई समझ में? तो बेसिकली क्या है, आपको यही सब बातों को यूज करके कुछ एरर्स करके दिखाने। ठीक है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। देखो, मैं 3 वर्ड लिख रहा हूं, एक वर्ड लिख रहा हूं फ्रेंच, एक वर्ड लिख रहा हूं फिर से फ्रेंच, ठीक है, और एक वर्ड में लिख रहा हूं द फ्रेंच। ठीक, ये 3 वर्ड लिख दिया मैंने, एक लिख दिया फ्रेंच, एक वर्ड फिर से फ्रेंच, और एक वर्ड ये द फ्रेंच। 3 वर्ड लिखे मैंने। समझना, ऐसी कंडीशन हो सकती है कि प्रॉपर नाउन हो जाए, खुद भाषा का नाम हो जाए। ठीक है, अगर इसके बाद कोई नाउन आ रहा हो, लेट से आर्मी मैंने लिख रखा हो, है ना, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा। PADJ लिख देता हूं। ठीक है, अगर द फ्रेंच लिख दूं और इसके बाद कोई भी नाउन ना आ रहा हो, तब ये क्या बना देगा, तब ये खुद ही कॉमन प्लूरल नाउन बना देगा। 3 चीजें, फ्रेंच अगर लैंग्वेज का नाम बन रहा है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, खुद ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो प्रॉपर नाउन मानना है इसको। ठीक है, अगर फ्रेंच के बाद कोई नाउन लिख रखा है जिसकी विशेषता बता रहा है, तो इसको प्रॉपर एडजेक्टिव मानना।
अगर द फ्रेंच लिखा हुआ और इसके बाद कोई नाउन नहीं लिखा हुआ और ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंच लोग। इसका मतलब क्या हो गया? फ्रेंच लोग। जैसे द प्लस द रिच का मतलब क्या हो जाता है? अमीर लोग। ये एडजेक्टिव था फ्रेंच, द प्लस फ्रेंच से क्या बना दिया? कॉमन प्लूरल नाउन बना दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? फ्रेंच लोग। तो आपको इसी फंडे पर एरर्स करके दिखाने। फिर से समझ लो, ये फ्रेंच वर्ड 3 तरीके से यूज हो सकता है। फ्रेंच ही जरूरी नहीं है, स्पेनिश भी हो सकता है, जर्मन भी हो सकता है, जो मर्जी लगा हुआ। ऐसे यहां पर जर्मन भी लिखा हो सकता है, जर्मन, जर्मन, द जर्मन, ऐसे करके। मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, ये एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, और ये द प्लस द के साथ लगकर एक कॉमन प्लूरल नाउन भी बना सकता है। इसी की आइडेंटिफिकेशन का गेम है सारा का सारा। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका सेंटेंस जो है वो क्या रिक्वायर कर रहा है इनमें से, और उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। समझ में आया? तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं सेंटेंसेस के थ्रू समझाता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट है और क्या कहना चाहता हूं, किस टाइप के इस पे एरर आते हैं। एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लो। आओ भाई, अब इन एरर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इन एरर्स को खुद से अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा। अटेम्प्ट अगर आपसे एरर ना भी हो पाए तो सबसे पहला काम क्या है आपका? इन सेंटेंसेस को ब्रेक करना, एक एक वर्ड को ब्रेक करना। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक वर्ड में दिक्कत आएगी, और वही इसके बाद अपन थोड़ा सा बेसिक उसके वर्ड के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है? अगर सही में ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई पॉज करके इसको ब्रेक कर लेना, आगे तुम्हारी मर्जी, ठीक है? बोर्ड से साइड हो रहा हूं, इसको पॉज करके ब्रेक करो। कर लें भाई शुरू? आ जाओ। पहला सेंटेंस जो है इसके अंदर देखना जरा। इज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, ठीक। मदर टंग क्या हो गया? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। लिंकिंग वर्ब हो गया ना, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये मदर और टंग को अलग अलग कर दें क्या? माँ और जीव को अलग अलग कर दें? मेरे भाई इसका मतलब होता है माँ बोली, मातृभाषा, ठीक है? एक कंपाउंड नाउन है, इसको अलग अलग मत कर देना, कहीं पता चले मदर और टंग को ही अलग अलग कर लिया तुमने। तो कंपाउंड नाउन है, इसको अलग मत करना। और प्रिपोजिशन है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये द फ्रेंच क्या हो गया? इस वर्ब को सब्जेक्ट तो चाहिए, तो ये द फ्रेंच क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर ये इसको आपने प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना रखा है तो आपने इसको नाउन मान रखा है, हाँ के ना? और जब फ्रेंच जो होता है, फ्रेंच लिखा हो और वो नाउन का काम कर रहा हो, फ्रेंच लिखा हो और वो नाउन का काम कर रहा हो, कहने का मतलब इससे पहले द आर्टिकल तो आ नहीं रहा, तो ये कोई द प्लस में एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन तो है नहीं। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है बिना द के, तो इसका मतलब ये नाउन होना चाहिए, और जब ये नाउन होता तो इसका मतलब होता था लैंग्वेज, हाँ के ना? और अगर यहां पे इससे पहले द लगा हुआ है तो फिर ये नाउन नहीं हो सकता, प्रॉपर नाउन नहीं है ये, हाँ के ना? प्रॉपर नाउन से पहले दा थोड़ी लगेगा, दा राम ऐसे थोड़ी लिखोगे, तो इसका मतलब यहां ही एडजेक्टिव है। और जब द प्लस में एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन आता है तो ये क्या बना देता है? इसका मतलब हो जाता है, जैसे द प्लस रिच क्या होता है? अमीर लोग। द वीक क्या होता है? कमजोर लोग। द फ्रेंच, फ्रेंच लोग, हाँ के ना? और अकेला फ्रेंच जब नाउन का काम करे तो इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंच भाषा, प्रॉपर नाउन। अब ये सेंटेंस देखो बना क्या? फ्रेंच लोग मदर टंग है फ्रेंच भाषा के। मान लो अमन इज अ टीचर, अमन एक टीचर है। इज, अमन के बारे में कुछ बताना होता है तो पहले अमन लिखते हो, फिर इज लिखते हो, फिर जो भी बताना है उसके बारे में वो लिखते हो। अमन इज अ टीचर, अमन इज अ सिंगर, कुछ भी लिखो। ऐसे ही यहां पे देखना, द फ्रेंच, ये पहले लिख दिया। द फ्रेंच का मीनिंग क्या हो गया? देखो एक छोटी सी, फिर से धीरे धीरे समझ लो। ये फ्रेंच के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसके पास प्रॉपर नाउन होना, यानी लैंग्वेज का नाम होना। अगर ये प्रॉपर नाउन लैंग्वेज का नाम होता तो इससे पहले द आर्टिकल नहीं आता, ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या था? अगर इसके बाद कोई नाउन लगा होता तो ये उसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव बन जाता। क्या इसके बाद कोई नाउन है? दूसरा ऑप्शन गया। तीसरा ऑप्शन क्या है इसके पास कि अगर इसको एडजेक्टिव ही रहने दें लेकिन इससे पहले द आर्टिकल लगा दें तो फिर ये कॉमन प्लूरल नाउन बनके किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। और मैंने जब पूरा सेंटेंस ब्रेक किया तो मुझे पता चला कि इस वर्ब का तो सब्जेक्ट यही बनेगा, और ये स्ट्रक्चर को भी फिट बैठ रहा है, ठीक है? ये द फ्रेंच हो गया कॉमन प्लूरल नाउन। लेकिन समस्या ये है कि अगर ये द फ्रेंच कॉमन प्लूरल नाउन हो जाए तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? द रिच का मीनिंग हो जाता है अमीर लोग। तो द फ्रेंच का मीनिंग क्या हो गया? द फ्रेंच का मीनिंग हो गया फ्रेंच लोग, फ्रांसीसी लोग, हाँ के ना? अब इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी इसके पास 3 ऑप्शन थे। ये द फ्रेंच वाला कॉम्बिनेशन तो है नहीं, द आर्टिकल वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, एडजेक्टिव प्लस में नाउन वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं है, ये तो अकेला आ रहा है और बिना दा के आ रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन है। और जब ये प्रॉपर नाउन होता तो इसका मीनिंग होता है फ्रेंच लैंग्वेज, हाँ के ना?
जब ये प्रॉपर नाउन होता है तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज हो जाता है। अब मैं कहना आप लोगों से ये चाह रहा हूं, इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग निकला कि फ्रेंच लोग मदर टंग है, फ्रेंच लोग मदर टंग है फ्रेंच भाषा के। अब फ्रेंच लोग मदर टंग फ्रेंच भाषा के होंगे कि फ्रेंच भाषा मदर टंग होगी फ्रेंच लोगों की, समझे मेरा सवाल। तो बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहां से तो ये द आर्टिकल ड्रॉप करना पड़ेगा, इस एफ को कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। इस द आर्टिकल को ड्रॉप करके इस एफ को कैपिटल में लिखना पड़ेगा। अब इसका मीनिंग हो गया फ्रेंच भाषा, और यहां पे आपको एक द आर्टिकल इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक, यहां पे आपको द लगाना पड़ेगा। अब ऐसा करने से हो क्या जाएगा, वो हो गई फ्रेंच भाषा और ये हो गए फ्रेंच लोग, समझ में आया। अब यहां पे इसका मीनिंग क्या निकला, फ्रेंच भाषा मदर टंग है फ्रेंच लोगों की। अब ये सही मीनिंग हुआ, समझ में आई इतनी बात, फ्रेंच भाषा मदर टंग है फ्रेंच लोगों की। अब कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे फ्रेंच काट के फ्रांस कर सकते हैं क्या, कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसी वर्ड में कोई मॉडिफिकेशन अपन कर लें तो क्या दिक्कत है। और दूसरी बात एक चीज समझना, एक बात पहले भी बताई थी कि अपने दिमाग में एक चीज स्टोर कर लेना, अगर एक ही सेंटेंस में अमन सर 2 एरर कर दें तो समझ जाना समझाने के लिए किए हैं, पेपर में एक ही आएगा। अब एक चीज सोचो, मान लो वहां पे एरर नहीं होता, वहां पे लिखा होता फ्रेंच इज द मदर टंग ऑफ फ्रेंच, ऐसे लिखा होता, वो वाला एरर नहीं है, तो यहाँ पे इस फ्रेंच को काट के फ्रांस करके सही करते कि द फ्रेंच लगा के सही करते, तुम बताओ, समझना, यहां सही करते द फ्रेंच लगा के, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा, वो हमसे ये नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा, क्या तुझे पता है क्या द प्लस एडजेक्टिव से कॉमन प्लूरल नाउन बन जाते हैं, इसीलिए तो वो कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा रहा हूं, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के प्रैक्टिस, देखो क्या बताया था, पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे है ना, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, उससे क्या होगा हमारे दिमाग में ना वो रूल सेट होने लगेंगे, वो जो बातें वो सेट होने लगेंगी, ठीक है। बाकी बच्चों से हम अलग कैसे होंगे, हम ऐसे अलग होंगे कि हमने वो हर एक रूल हर एक कॉन्सेप्ट समझ के कर रखा है, समझ के कर रखा है, तो फिर हमें वो याद रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। और जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम रट्टे नहीं बिठा रहे होंगे, एक एक एरर को अलग अलग आंसर रटने का काम नहीं कर रहे होंगे, हमारी उन पर समझ होगी। और जब चैप्टर वाइज इतने सारे एरर प्रैक्टिस कर लेंगे, जब कोर्स खत्म होगा फिर हम मिसलिनियस एरर प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे मिसलिनियस एरर लगा देंगे हम, तो फिर हमें एक एक कॉन्सेप्ट चमक चमक के दिखने लगेगा। तो जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो हमें वो सेंटेंस अपने आप बता रहा होगा कि एग्जामिनर ने ये सवाल डाला क्यों, वो आखिर मेरी क्या नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा है, समझ में आई इतनी बात। तो उससे क्या होगा, जैसे आपको ये दिखेगा फ्रेंच और आपको इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा, अगर वो वाला एरर ना हो तो की बात कर रहा हूं, फ्रेंच भाषा मदर टंग है फ्रेंच भाषा की, ये मीनिंग निकला है इसका। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फ्रेंच लोग लगाने पड़ेंगे। तो या तो मैं यहाँ पे फ्रांस लिख दूं, फ्रांस देश की, ऐसे कर दूं, फ्रेंच भाषा मदर टंग है फ्रांस देश की, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर द फ्रेंच लगा दूं तो भी सही है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या नॉलेज वो टेस्ट करना चाह रहा है, तो यहाँ पे इसको द से सही करेंगे, समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ, पौंडीचेरी वॉज रूल्ड बाय, पौंडीचेरी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रूल्ड क्या है, मेन वर्ब है, पैसिव है मेरे भाई। पौंडीचेरी ने किसी पर रूल नहीं किया, पौंडीचेरी पर रूल किया गया, तो ये पैसिव में आ गया। बाय क्या है, प्रीपोजिशन है, फ्रेंच क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, इंडिपेंडेंस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इवन, ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या है, इवन। अभी मैं इसको सिर्फ लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसके नीचे लिख रहा हूँ एडवर्ब, और ये क्वालिफाई कर रहा है इस प्रीपोजिशन को। यही वो वर्ड था जो आपको अभी तक नहीं समझ में आया होगा। जब ये सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे, अगली बार जब बोर्ड भरूंगा तो इसी कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। अभी के लिए आप सोच लो कि ये वर्ड है ही नहीं। समझ में आया क्या बोला, फिर बता रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं कि मैं आगे सेंटेंस पढ़ाता रहूं और तुम्हारा दिमाग इसी इवन पे टिका रहे। अभी के लिए चाहो तो इसको डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझना, एक एडवर्ब है वो प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है। क्या बताया था, सूरज कहाँ उगता है, पूरब में। कभी तो धरती घुमाओगे कि हमेशा सूरज ही उगाते रहोगे पूरब में, धरती घुमाने का समय आ चुका है। जितना आपको बेसिक पढ़ाना था, सही बताऊं तो जब प्रोनाउन चैप्टर आपका खत्म हो गया ना लास्ट क्लास में, आप 70% अंग्रेजी मुझसे पढ़ चुके हो। अब तो बस चैप्टर आएंगे, उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है बस। हर एक में सेम ही चीज़ें, एडजेक्टिव में फिर भी कुछ है थोड़ा मोटा और नया नया बेसिक सीखेंगे, कुछ वर्ब में और बेसिक सीखेंगे, उसके बाद बस सारे चैप्टर में करना है अपने को जल्दी जल्दी, ठीक है। आ जाओ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर देता है, इस पे सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझा दूंगा। अभी के लिए इसको सिर्फ लिख लेंगे अपन, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा हूँ
कि पौंडीचेरी वाज रूल्ड बाय फ्रेंच इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। पौंडीचेरी पर शासन किया गया फ्रेंच भाषा के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद भी। फ्रेंच भाषा किसी पर शासन करेगी क्या? बोलो, ये फ्रेंच भाषा ही है। कैसे पता चला मुझे? इससे पहले द फ्रेंच तो लिखा नहीं हुआ कि फ्रेंच लोग हो जाएं, हाँ के ना? अब समझना, अगर इसके बाद कोई नाउन लिखा होता तो वो वाला कॉम्बिनेशन बन जाता, ये एडजेक्टिव बन जाता अगले नाउन के लिए, वो कॉम्बिनेशन भी नहीं है। अगर अकेला लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंच भाषा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चेंज करो कि सही हो जाए। यहाँ पे आप लगा दो द फ्रेंच। पौंडीचेरी पर शासन किया गया फ्रेंच लोगों द्वारा, पौंडीचेरी पर शासन किया गया फ्रेंच लोगों के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद भी। कहानी क्लियर? नेक्स्ट, मिस्टर वर्मा सब्जेक्ट, हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, द फ्रेंच ये क्या बन गया इस मेन वर्ब का? ऑब्जेक्ट। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। अब यहां पे एक और नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। फॉर प्रीपोजिशन है, मंथ्स ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कितने महीने? 6 महीने। ये इसको क्वालिफाई कर रहा है न्यूमरल एडजेक्टिव। कितने महीने? 6 महीने। कौन से 6 महीने? कौन से 6 महीने? पिछले 6 महीने। ये लास्ट जो है ना, ये मंथ को क्वालिफाई नहीं कर रहा। अगर ये लास्ट मंथ को क्वालिफाई कर रहा होता तो मंथ सिंगुलर में आता। समझ में आया? पिछला महीना, लास्ट मंथ। आई वेंट देयर लास्ट मंथ, मैं वहां गया था पिछले महीने। लास्ट मंथ, अगर ये इसको क्वालिफाई कर रहा होता तो यहाँ पे मंथ आता। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेसिकली है क्या, ये वाला जो लास्ट है ना, ये 6 को क्वालिफाई कर रहा है, पिछले 6 महीने से। समझ में आया? तो लास्ट ने क्वालिफाई किया अगर एक न्यूमरल एडजेक्टिव को, तो लास्ट ने यहाँ पर किसकी तरह से काम कर दिया? एक एडवर्ब की तरह से काम कर दिया। फिर से समझ लो, फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। ये मंथ्स जो नाउन है क्या बन गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। कौन से मंथ्स? 6 महीने। कितने महीने? 6 महीने। इसका नंबर बताया, जो नाउन का नंबर बता दे, न्यूमरल एडजेक्टिव बन गया। कौन से 6 महीने? पिछले 6 महीने। इसने इसको क्वालिफाई किया, जो एक न्यूमरल एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे वो क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। इतनी कहानी क्लियर है? अब मेरा सेंटेंस क्या है? मिस्टर वर्मा सीख रहे हैं फ्रेंच लोगों को पिछले 6 महीने से। अब क्या सीखा जाएगा? फ्रेंच लोगों को सीखा जाएगा कि फ्रेंच भाषा को सीखा जाएगा? फ्रेंच भाषा को सीखा जाएगा। अगर फिर भाषा सीखनी है तो फिर आप इसको काटना पड़ेगा। कितनी बात आई समझ में? और इस एफ को कैपिटल भी करना पड़ेगा क्योंकि अभी प्रॉपर नाउन हो गया। भाई आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेसिकली है क्या, आपको सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा। अब बच्चे कहते हैं सर द फ्रेंच भी तो नाउन है। देखो मैंने एक चीज समझ ना, बहुत बार बता रखा है, दोनों चीजें सही होनी चाहिए, ग्रामर भी सही होनी चाहिए और मीनिंग भी सही निकलना चाहिए। अब ग्रामर से तो सही था ना, लर्निंग वर्ब है, द फ्रेंच से कॉमन प्लूरल नाउन बन जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बात खत्म कर दो ना फिर इसको सही। जो लिख रहे हो बोल रहे हो वो सेंसिबल भी तो होना चाहिए। मैंने बहुत बार बता रखा है, दोनों चीजें चेक करनी है, मीनिंग भी चेक करना है और ग्रामर भी चेक करनी है। ग्रामर तो चेक करनी सिखवा दूंगा, लेकिन मेरे भाइयों मीनिंग कैसे आएगा तुम्हें? मीनिंग कैसे आएगा? रीडिंग से। हर रोज याद दिलाता हूं, हर लेक्चर में याद दिलाता हूं, पत्थर की लकीर समझ लो, रीडिंग नहीं करोगे तो पेपर नहीं क्वालिफाई होगा। बस यही चलता रहेगा, टीचर चेंज कोचिंग चेंज, टीचर चेंज कोचिंग चेंज। 2-3 साल खराब कर लोगे, फिर जाके आकर लगेगी कि जो अमन सर कह रहे थे वो बात सत्य थी। शुरू कर लो, वो 1.5 घंटे का जो लेक्चर बताया था, जिसमें जो बताया था कैसे कैसे करना, उसको शुरू कर लो, अभी भी देर नहीं हुई है। पेपर देने से एग्जाम क्रैक नहीं होता। तुम सोच रहे हो 2 महीने बाद पेपर है, 3 महीने बाद पेपर है, अभी रीडिंग का टाइम नहीं है, तो बैठ के देख लो, उस पेपर में बैठ के देख लो, हो जाए क्लियर तो आगे आपकी इच्छा। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। तो ये वाला तो हो गया अपना, अब इस पे आओ। द पुअर। अब एक चीज समझना, द आर्टिकल है, पुअर एडजेक्टिव है। अभी आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए तो आते नहीं, लेकिन आपको पता है कि द प्लस में एडजेक्टिव लिखा और उसके बाद कोई नाउन ना लिखा हो तो क्या बना देगा? कॉमन प्लूरल नाउन बना देगा। अरे हाँ के ना, द प्लस में क्वालिटी को बताने वाला एडजेक्टिव लिखा और उसके बाद फिर मैं कोई नाउन ना लिखूं तो फिर ये क्या बना देगा? कॉमन प्लूरल नाउन बना देगा। तो बेसिकली क्या हो गया? कॉमन प्लूरल नाउन हो गया। काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। इसको वर्ब मिली क्या? नहीं मिली। और हम जानते हैं कि अगर वर्ब, सब्जेक्ट को वर्ब शुरू में ना मिले तो फिर कहाँ जाके मिलती है? लास्ट में। ऐसे हमने प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन में खूब सेंटेंस देखे। तो और यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, काम क्या कर रहा है? इसको लिख देता हूं सब्जेक्ट नंबर 2। कंजंक्शन भी बन रहा है और साथ में सब्जेक्ट नंबर 2 भी बन रहा है। ठीक है, लिव क्या है? वर्ब है। बिलो क्या है? प्रेपोजिशन है। पॉवर्टी लाइन,
गरीबी रेखा। अब ये पावर्टी और लाइन को अलग अलग मत कर देना, ये कंपाउंड नाउन है। गरीबी रेखा सुन रखा होगा सबने, ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे गोल्ड मेडल था ना, ऐसी पावर्टी लाइन, गरीबी रेखा। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ये दोनों नाउन साथ मिलकर एक ही चीज का नाम हो गए। कौन सी रेखा? गरीबी रेखा, ठीक है। इज क्या हो गया आपका? मेन वर्ब हो गया। ऑफन क्या है? एडवर्ब है। निग्लेक्टेड क्या है? सॉरी, इज, भाई गलती होगी, इज हेल्पिंग वर्ब है और ये निग्लेक्टेड आपका मेन वर्ब, पैसिव में है, ठीक है। निग्लेक्ट कर दिए जाते हैं किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। बे यार, बाय गवर्नमेंट, ठीक है। बड़ा जचा जचा के लिखता हूँ मैं तुम्हारे लिए। चलो ये बताओ मेरी राइटिंग कैसी है? हैं? कैसी है मेरी राइटिंग? कई लोग कह रहे होंगे ऐसा ठीक ही है। आगे से कोई पूछे कि अमन सर की राइटिंग कैसी है तो पता है क्या जवाब देना है? मोती लिखते हैं हमारे सर, मोती। समझ में आया? और अगर नहीं यकीन आता तो इस पे लिख के दिखाओ, जिगरा चाहिए इस पे लिखने के लिए। देखो एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, अब अपनी बड़ाई करना नहीं चाहता लेकिन मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तुम तो करते नहीं, मैं कर लेता हूँ। देखो एक तरीका होता है ये जानने का कि इस टीचर को पढ़ाते हुए कितने साल हो गए। कम से कम मिनिमम जिसको 3 साल हो चुके होते हैं ना, वही ये काम कर पाता है। यहाँ पे खड़े होके इस साइड से लिखना, नोटिस करना कभी भी टीचर जनरली कहाँ से लिखते हैं? यहाँ पे खड़े होके इस साइड से ऐसे। तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला आता कम से कम 3 साल के बाद। मेरा तो भाई, मैं जब से पढ़ाना शुरू किया ना तब से ऐसे सोचता था, जैसे वो होता ना 3 इडियट्स मूवी में, वो वायरस दोनों हाथों से लिख लेता। दोनों से तो लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं सोचता था, क्योंकि होता क्या है जब आप ऐसे लिखते हो ना, ऐसे, तो आप सारे वर्ड्स को ब्लॉक करते हो चलते हो। ऐसे लिखोगे तो आप कमर पीछे हो जाएगी, आपको बच्चे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो मैं सोचता था क्यों ना ऐसा लिखें कि एक एक वर्ड लिखता जा रहा हूँ, बच्चा मेरे साथ साथ लिखता रहे। तो फिर मैं ऐसे लिखने लग गया, ऐसे लिखता जाता हूँ। अब बच्चे को पूरी लाइन दिखती जा रही है, यहाँ 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 ऐसे ऐसे लिख देता हूँ पूरा। तो बढ़िया बात होती है बाबलो ये। तो इसके लिए मेहनत लगती है, ठीक मेरे भाई। आ जाओ, कैसी राइटिंग है मेरी? मोती लिखते हैं अमन सर, मोती, ठीक, याद रखना इस बात को। आ जाओ, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, निग्लेक्टेड मेन वर्ब हो गया, ऑफन एडवर्ब हो गया, बाय क्या है? प्रीपोजिशन, गवर्नमेंट क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। इतनी कहानी क्लियर है? आ जाओ जी अब। तो द पुअर हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन इज ऑफन निग्लेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब तुम्हें पता है जो निग्लेक्ट वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा द पुअर। और तुम्हें पता है कॉमन प्लूरल नाउन है, हाँ कि ना? अगर ये प्लूरल है तो वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल लेगा। तो फिर यहाँ पे इज नहीं, आपको क्या लिखना पड़ेगा? आर लिखना पड़ेगा। इतनी कहानी क्लियर है? चलो जी, अब देखो एक छोटी सी बात है, वो मुझे लगता है तुम जानते भी होगे कि जिन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है ना, जिन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उनमें सिंगुलर प्लूरल करने के लिए ना हेल्पिंग वर्ब में चेंज करे जाते हैं। इस वर्ब में कोई चेंज नहीं आता, ठीक। देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी फॉर्म के साथ आती है बताओ मुझे, कौन सी फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है? तो आईएनजी वाली फॉर्म के साथ आती है, या फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ आती है, हाँ कि ना? पहली दूसरी फॉर्म के साथ तो हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं। पहली दूसरी फॉर्म के साथ अगर आ जाए, जैसे डू डज आ जाती हैं, दूसरी के साथ तो देखो कोई आएगा नहीं। डू डज वर्ब की बेस फॉर्म से पहले अगर डू डज और ये सब आ भी जाती हैं, तो इसमें भी देखो किस में चेंज होता है? बेस फॉर्म में चेंज होता है कि डू डज में चेंज होता है? डू डज में चेंज होता है। और जब वर्ब अकेली होती है तो फिर किस में चेंज होता है? वर्ब में चेंज होता है। गो गोज, है ना, सिंग सिंग्स, ऐसे। फिर से समझना धीरे धीरे। वर्ब की पहली फॉर्म है गो गोज, ड्राइव ड्राइव्स, ईट ईट्स। सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए किस में चेंज कर रहे हो? मेन वर्ब में चेंज कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दी जाए तो सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए किस में चेंज करेंगे? उसकी हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे। कहानी क्लियर है? आगे वाली मेन वर्ब के अंदर कोई चेंज नहीं होंगे। किस में चेंज कर रहे हैं अपन? हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। कई बच्चे से पूछ लेते हैं, सर अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो मेन वर्ब में क्यों नहीं चेंज करते, हेल्पिंग वर्ब में क्यों चेंज करते हैं? भाई मेन वर्ब तो देखो, आपको मैंने एग्जांपल लेते हुए टाइम भी बताया था, वर्ब की तीसरी फॉर्म परफेक्ट टेंस में आती है। आई हैव ईटन द केक, आई हैड ईटन द केक, आई विल हैव ईटन द केक, ईटन 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 तो तीनों में आ रहा है। चेंज किस में करते हैं? हेल्पिंग वर्ब में। ये परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, तो वो तीसरी तीनों में आ जाती है। यहाँ तो खैर परफेक्ट टेंस नहीं है, तो पैसिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें परफेक्ट टेंस नहीं है, ये पैसिव है। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही है, मतलब फिक्स बात करी जा रही है, कोई फैक्ट बताया जा रहा है कि वो गरीब जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं वो जनरली
निग्लेक्ट कर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। एक और चीज समझ लो, यहाँ ये हु रिलेटिव प्रोनाउन था। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर तो होता नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब किसके अनुसार लेते हैं? अपने एंटीसीडेंट के अनुसार, यानी जिसको रेफर करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाए जाते हैं उसके अनुसार। ये हु किसको रेफर करने के लिए लगाया गया? द पुअर को। द पुअर कैसा है? प्लूरल है, तो यहाँ पे भी वर्ब कैसी आ रखी है? देखो प्लूरल, लिव्स नहीं लिखा ना, यहाँ पे लिव लिखा है, इसीलिए क्योंकि ये रेफर कर रहा है द पुअर को। और द पुअर क्या है? कॉमन प्लूरल नाउन है। इतनी कहानी क्लियर है? अब आ जाओ इस पे। ये द पुअर, हु रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का काम करेगा, साथ के साथ कंजंक्शन का भी काम करेगा। कुड हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन, रिपे मेन वर्ब, ये लोन इस रिपे वर्ब का ऑब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब और अरेस्टेड मेन वर्ब, ये भी पैसिव में है। ठीक है, कई ऐसे एक्शन होते हैं जिनका डूअर अंडरस्टूड होता है। अरेस्ट करने का काम कौन करता है भाई? पुलिस ही करती है ना। पढ़ाने का काम कौन करता है? टीचर ही करता है ना। ऐसे इसलिए इन सेंटेंसेस में जनरली बाय पुलिस और बाय द टीचर वो सब हम छोड़ देते हैं, जरूरी नहीं होता वो लिखना। वॉज अरेस्टेड का मतलब है पुलिस नहीं किया होगा। फिर से समझ लो, कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिनके डूअर फिक्स होते हैं, जनरली वही उनके डूअर होते हैं, है ना। तो जब अरेस्ट करने की बात हो, पढ़ाने की बात हो, किसी का इलाज करने की बात हो, तो बेसिकली इलाज करने का काम कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कई बार डूअर को निग्लेक्ट कर देते हैं, हम डूअर को कई बार छोड़ देते हैं। बाय प्लस टीचर, बाय प्लस पुलिस, बाय प्लस डॉक्टर, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो गरीब आदमी जो लोन रिपे नहीं कर सकता था, गरीब आदमी जो लोन रिपे नहीं कर पाया था, उसे अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे द पुअर क्या है? कॉमन प्लूरल नाउन बना गया। कॉमन प्लूरल नाउन बना गया तो फिर इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे वॉज काट के क्या कर देंगे? वर कर देंगे, है ना। क्या करो? नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? कारण तो बताओ मुझे, क्यों नहीं करेंगे? बोलो क्या कारण है? सर यहाँ पे नाउन आ गया। आपने क्या बताया था कि ये द प्लस में एडजेक्टिव कॉमन प्लूरल नाउन कब बनाएगा? जब इसके साथ कोई नाउन ना लिखा हो। अगर यहाँ पे आपने नाउन लिख दिया ना मेरे भाई, तो फिर ये कॉमन प्लूरल नाउन नहीं बना पाएगा। ये आपके सिंपल वही हो जाएंगे, द आर्टिकल और ये आपका एडजेक्टिव। आया समझ में? तो अगर ये आपका नाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब इसके अनुसार आएगी, और अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। यहाँ पे वॉज का वॉज ही रह जाएगा। फिर बता रहा हूँ, द प्लस में क्वालिटी को बताने वाला एडजेक्टिव लिखकर हम कॉमन प्लूरल नाउन बना लेते हैं। बात सत्य है, लेकिन एक बात दिमाग में बिठा लेना, इस बात को लगाने से पहले, इस बात को अप्लाई करने से पहले चेक कर लेना कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद कोई और नाउन लिख रखा है। अगर उसके बाद कोई और नाउन लिखा मिल जाए तो सिंपल आपके आर्टिकल और एडजेक्टिव हो जाएंगे। इतनी कहानी क्लियर है? चलो जी, सारी चीज की समरी क्या है? सारी चीज की समरी है, ध्यान देना है आपको प्रॉपर एडजेक्टिव वाली बात पे। 3 स्ट्रक्चर में यूज हो सकता है। प्रॉपर एडजेक्टिव वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? आगे कोई नाउन लिखा होगा, फिर बच के रहना कुछ ऐसे वर्ड से फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये सब, ये प्रॉपर नाउन भी हो जाते हैं। और द प्लस में एडजेक्टिव जब लगा दें क्वालिटी वाला तो कॉमन प्लूरल नाउन बन जाता है। उसमें बच के रहना है इस वर्ड से कहीं कोई और नाउन ना आ जाए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे उसी के बेसिस पे करवाए गए आपको एरर है, इसको नोट कर लो। फिर मैं आपके साथ मिलता हूं इस कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, इसको नोट कर लो भाई। अब हाँ भाई, अब इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। एन एडवर्ब कैन क्वालिफाई ए प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और होल सेंटेंस। ठीक, भी एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, तो हम पहले ही देख चुके थे, है ना। आज एडवर्ब पे थोड़ा सा और काम भी देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को और पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देता है। और ये कहानी यहाँ नहीं रुकेगी, एडवर्ब चैप्टर में थोड़ी सी और आगे जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए क्या बता रहा हूँ कि एक एडवर्ब जो होता है वो प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को और पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। आ जाओ इस बात को समझ लेते हैं। एक काम करो, तुम खुद से ट्राई करोगे क्या एक बार? है ना, कहो हाँ, कहो हाँ। सर खुद से ट्राई करेंगे। इन सारे सेंटेंसेस को एक बार खुद से ब्रेक करो, वीडियो को पॉज करके वापसी मिलता हूँ आपसे। आ जाओ भाई। दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हिट क्या है? वर्ब है। राजेश क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये स्लाइटली क्या है? इसका ही पता लगाना है। बिलो प्रीपोजिशन है, नी इसका ऑब्जेक्ट है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है। दे हिट राजेश बिलो हिज नी, नी माने घुटना। ठीक है,
उन्होंने राजेश को हिट किया था, उन्होंने राजेश को हिट किया था उसके घुटने से जस्ट थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अब समझना ये स्लाइटली किसको क्वालिफाई कर रहा है। उन्होंने राजेश को स्लाइटली हिट किया था, उन्होंने राजेश को हल्का सा हिट किया था, ये कहना चाह रहे हो कि ये कहना चाह रहे हो उन्होंने हिट किया था राजेश को उसके घुटने से जस्ट नीचे। स्लाइटली में तो मुझे लग रहा है शायद दोनों मीनिंग आपको अच्छे लग रहे होंगे, है ना। एक काम करता हूं, मैं वर्ड यहां पे चेंज कर देता हूं, जस्ट बिलो हिज नी, या एक काम करता हूं तीनों लिख देता हूं, स्लाइटली, बढ़िया नहीं लिखा गया क्या? अभी 2 मिनट पहले तो सर आप कह रहे थे मोती लिखता हूं, स्लाइटली लिख लो, या फिर आप लिख लो जस्ट लिख लो, या फिर आप एग्जैक्टली लिख लो, कुछ भी लिख लो। दे हिट राजेश स्लाइटली बिलो हिज नी, दे हिट राजेश जस्ट बिलो हिज नी, दे हिट राजेश एग्जैक्टली बिलो हिज नी। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? सारे के सारे अब बताओ किसको क्वालिफाई करें। दे हिट राजेश जस्ट, बोलो अभी आ सकता है किसी भी कीमत पर हिट के लिए? नहीं आ पाएगा, हाँ के ना। तो अब समझ जाओ कि ये सारे के सारे किसको क्वालिफाई करेंगे अगर लगाए गए तो? ये जाएंगे बिलो के साथ। जस्ट बिलो हिज नी, स्लाइटली बिलो हिज नी, एग्जैक्टली बिलो हिज नी, ये सारे के सारे इस प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर रहे हैं। और एक ऐसा शब्द जो प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर दे, प्रेपोजिशन पर इंटेंसिटी बढ़ाने के काम आ जाए, उसका भी नाम क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता। इसको क्या कह देंगे सबको? एडवर्ब। तो बहुत बार एडवर्ब जो है एक प्रेपोजिशन के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए, प्रेपोजिशन पर एम्फेसिस डालने के लिए, प्रेपोजिशन को हाईलाइट करने के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर दे हम उसे भी क्या कह देंगे? एडवर्ब कह देंगे। इतनी कहानी क्लियर है? आ जाओ। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हिट क्या है? मेन वर्ब है। ये पैसिव हो गया। ही वॉज हिट, उसे मारा गया। ठीक है, अभी हिट 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 इसकी फॉर्म ऐसी चलती है भाई, पहली भी हिट, दूसरी भी हिट और तीसरी भी हिट। इतनी कहानी क्लियर है? हिटेड विटेड कुछ नहीं होगा। कहीं को सर पैसिव में तो आपने बताया था वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म है ही नहीं, ये तीसरी है भाई। हिट की फॉर्म हिट 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 ही चलती है। अब सर आप कह रहे हो हिट 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 ही चलते हैं, तो आपको कैसे पता है तीसरी है? बताओ कैसे पता, है ना। इसमें वो लगे हुए घुंघरू। देखो एक बार बजाते हैं तो पहली हो जाती है आवाज आए तो, 2 बार बजाते हैं तो दूसरी हो जाती है। अब नहीं आ रही ना आवाज, अब 3 बार बजाते हैं, देखो अब ये आवाज करके बता देगा, तो फिर मुझे पता चल गया तीसरी है। वह नकलियों कुछ याद रखोगे कि नहीं रखोगे? इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और अगर हिट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई तो शॉर्ट कौन सी फॉर्म होगी? तीसरी फॉर्म होगी, बात ही खत्म। क्लियर है इतनी कहानी? तो बेसिकली क्या है, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और बी की फॉर्म के बाद अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाए तो क्या हो गया? पैसिव हो गया। कहानी क्लियर? तो ही वॉज हिट बाय अ बाइक, ही वॉज हिट बाय अ बाइक। अब एग्जैक्टली व्हेन ही पिक्ड योर कॉल, मान लो ये एक लड़का रोड पे जा रहा था और मैं उसके साथ चल रहा हूँ, मतलब हम दोनों दोस्त रोड पे चल रहे हैं, और जैसे ही मतलब इसके मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, अपनी भाभी का, तो उसने ऐसे फ़ोन उठाया, हेलो, इतने दिनों पीछे से एक बाइक आई और उसने टक्कर मार दी। अब बाद में वो फ़ोन वोन गिर गया, तो उसने पूछा क्या हुआ बता। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अ बाइक हिट हिम, या ही वॉज हिट बाय अ बाइक, उसे टक्कर मार दी एक बाइक ने। एग्जैक्टली व्हेन ही पिक्ड योर कॉल, जैसे ही इसने तुम्हारा फ़ोन उठाया उसी टाइम। तो समझ में आया क्या यूज़ है इसका? चलो जी, ही सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, हिट मेन वर्ब, बाय प्रीपोजिशन, बाय किसका ऑब्जेक्ट है। ठीक, व्हेन क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पिक्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। कॉल यहाँ पर नाउन है, ध्यान रखना, कॉल यहाँ पर क्या है? नाउन है, ऑब्जेक्ट है। और ये और क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। कर रखी है ना ये सब चीजें हमने। तो वर्क नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, क्वेश्चन नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, हाँ कि ना। हेल्प नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, से कॉल नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। आई गॉट अ कॉल, आई गॉट अ कॉल, आई सब्जेक्ट है, गॉट वर्ब है, कॉल ऑब्जेक्ट है। और ही कॉल्ड मी, ही सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो कॉल एक नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है? नाउन है। कैसे पता चला? कैसे पता चला बताऊंगा, घुंघरू कॉन्सेप्ट पे पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ तो इससे पता चलेगा ये क्या आ गया? नाउन है, ऑब्जेक्ट है। अब एग्जैक्टली व्हेन, तो अप्रोक्सीमेटली व्हेन, ठीक, एग्जैक्टली व्हेन, अप्रोक्सीमेटली वन, अप्रोक्सीमेटली व्हेन, बताया था ना यार, ये तुतलाने का रीजन। ठीक है, किस्मतें खराब होती हैं कई बार मेहनत करने वाले लोगों की भी।
तो ये थोड़ा सा ऐसे ही है। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, होती रहती हैं सब चीज़ें। तो ही वॉज हिट बाय अ बाइक, उसे बाइक ने हिट कर दिया कब? एग्जैक्टली व्हेन ही पिक्ड योर कॉल। तो एग्जैक्टली ने क्वालिफाई कर दिया व्हेन को, एग्जैक्टली व्हेन। तो जो एक कंजंक्शन की इंटेंसिटी बढ़ाने के काम आ जाए उसका नाम भी क्या पड़ जाएगा? एडवर्ब। इतनी कहानी क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ। ही सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। ये प्रेजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। प्रोनाउन चैप्टर में बात करी थी, देखो ध्यान हो तो। ये प्रेजेंट वर्ब भी हो सकता है, प्रेजेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है। एक छोटी सी बात सोचो, अगर ये वर्ब होता तो ये वॉज हेल्पिंग वर्ब होता, हाँ कि ना? अगर वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब लिखनी है तो इसको हेल्पिंग वर्ब मानना पड़ेगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब है। अब मुझे बताओ, वॉज के बाद कैसे भी करके वर्ब की पहली फॉर्म आ सकती है क्या? कैसे भी नहीं आ पाएगी। या तो आईएनजी फॉर्म आएगी, और ज्यादा ज्यादा पैसिव होगा तो V3 आएगी, या तो प्रेजेंटिंग आएगा या फिर प्रेजेंटेड आएगा। दोनों में से कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। और ये एरर तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा कि ये एरर है, ये तो सेंटेंस एकदम सही है। तो समझ जाना कि ये एडजेक्टिव है। ये नॉट क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया, इसको क्वालिफाई करने वाला। ठीक है, ही वॉज नॉट प्रेजेंट, वो उपस्थित नहीं था। ही सब्जेक्ट है, वॉज मेन वर्ब है, प्रेजेंट एडजेक्टिव है, काम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के, देयर क्या है? एडवर्ब है। ये कौन सा एडवर्ब है? प्लेस वाला। एट क्या है? प्रीपोजिशन है। टाइम क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ये एक्सीडेंट क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इतनी कहानी क्लियर है? फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से वो वहां प्रेजेंट नहीं था एक्सीडेंट के समय। वो वहां प्रेजेंट नहीं था एक्सीडेंट के समय, उस एक्सीडेंट के समय वो प्रेजेंट नहीं था। अभी फॉर्चुनेटली किसको क्वालिफाई कर रहा है? बताओ पूरा सेंटेंस देख के, किसको क्वालिफाई किया गया इसने? ही को। अगर ही को क्वालिफाई करता तो ये एडजेक्टिव हो जाता, एडजेक्टिव होता तो यहाँ फॉर्चुनेट लिखना पड़ता। ठीक है, आई एम फॉर्चुनेट, आई सब्जेक्ट, आई एम मेन वर्ब, फॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, मैं भाग्यशाली हूँ। ठीक, फॉर्चुनेट लिखा होता तब ये ही को क्वालिफाई करता। बताओ किसको क्वालिफाई कर रहा है इनमें से? किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा है भाई, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। सौभाग्य से वो वहां प्रेजेंट नहीं था एक्सीडेंट के समय। इनको बोलते हैं सेंटेंस एडवर्ब। पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने वाली एडवर्ब क्या होती है? सेंटेंस एडवर्ब। बहुत सारी ऐसी एडवर्ब होती हैं, देखो जनरली इनकी पहचान क्या होगी? सेंटेंस के शुरू में लिखी होती हैं तो उसके बाद एक कॉमा लिखा होता है। ये सेंटेंस एडवर्ब्स होती हैं। ठीक, आगे चल के और दो चार एग्जांपल और आएंगे, उनसे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा वर्ड जो प्रीपोजिशन पर स्ट्रेस डालने के काम आ जाए, प्रीपोजिशन को हाईलाइट करने के काम आ जाए, प्रीपोजिशन को एम्फेसिस करने के काम आ जाए, वो भी एडवर्ब। एक ऐसा वर्ड जो कंजंक्शन को हाईलाइट कर रहा हो, ठीक है, कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा हो, वो भी एडवर्ब। एक ऐसा वर्ड जो पूरे के पूरे सेंटेंस को हाईलाइट कर रहा हो, पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा हो, वो भी एडवर्ब। समझ में आया? एडवर्ब के 3 नए काम जाने आज। प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करना, कंजंक्शन को क्वालिफाई करना और सेंटेंस को क्वालिफाई करना। सेंटेंस एडवर्ब की जनरल पहचान क्या होती है? देखो पत्थर की लकीर नहीं, जनरल पहचान। जनरली सेंटेंस के शुरू में आएगा और फिर क्या दे रखा होगा? एक कॉमा लगा रखा होगा। उस केस में क्या हो जाती है? सेंटेंस एडवर्ब हो जाती है। इतनी कहानी क्लियर है? तो ये था एडवर्ब का जो मैं आपको सेक्शन कह रहा था, जो मैं पहले मतलब कुछ नया बेसिक के अंदर। तो बेसिक का ही पार्ट है। देखो एक चीज़ समझना, जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ सीखने को मिले ना जो उस टॉपिक से हटके, एडजेक्टिव से हटके, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल लिया करो। एक ऐसे ब्रैकेट यहाँ पे शुरू कर लिया, सारी बात लिख ली, और जहाँ पे बात खत्म होगी वहाँ ऐसे ब्रैकेट बंद कर दिया, और इसके ऊपर लिख दिया एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, मेरे ऑफलाइन वाले सब बच्चे ही लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे हेडिंग डाल लेते हैं एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं फालतू। फालतू ज्ञान और एक्स्ट्रा ज्ञान में फर्क होता है। देखो एक्स्ट्रा ज्ञान का मतलब है ये कहीं ना कहीं चल के और काम आएगा, चीज़ों को समझने में मदद करेगा। फालतू ज्ञान का मतलब मैं कुछ भी रैंडम पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ही नहीं है, जिसका कभी काम नहीं आना, खाली अपनी नॉलेज शो करने के लिए। देखो वो काम तो मैं करूँगा नहीं। अब मैंने 20 किताबें पढ़ रखी हैं, तुम मेरे पास क्यों आए हो? ताकि तुम्हें 20 किताबें ना पढ़नी पड़े, तुम्हें सिलेक्टेड मटेरियल मिले, तुम्हें क्रंच मटेरियल मिले। समझ में आया? अगर मैं 20 की 20 किताबें यहाँ पे बोर्ड पे लिखने लग जाऊँ, 3 साल सिलेबस चलाऊँ, उसका क्या मतलब है? कोई तुक भी नहीं बनेगा उसका। तो समझना, बिल्कुल स्पेसिफिक पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड के अंदर भी लेवल ये लेके चलेंगे जो हर एग्जाम को टक्कर दे। उनसे 2 तल्ले ऊपर ही लेके चलेंगे। मान लो SSC हो, बैंक हो, CDS हो, ND हो, उसका दायरा ये, तो किताबें जो जो आपकी रीच में, मान लो उनका दायरा ये, अपन कोर्स का दायरा ये करके चलेंगे। आप कोई किताब उठा लेना, कोई मर्जी किताब उठा लेना, उसमें जो बात लिखी हुई है आपको समझ में शॉर्ट आएगी कोर्स करने के बाद। ठीक, जो भी चैप्टर आपका खत्म हुआ, आपका काम क्या होता है? कोई भी चैप्टर खत्म हुआ,
एक बार प्लेन टू पैरामाउंट उठाई या कोई भी जो आपके रीच में है, एसवी बख्शी उठा ली, जो भी आपके रीच में है, उस बुक से वो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ मारा एक बार। कुछ टुच पुच रूल आपको एक आधे और मिल जाएंगे, जैसे प्रोनाउन चैप्टर में इट वर्सेस दिस का कॉन्सेप्ट होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो रूल मिल गया आपको। लेकिन इतनी मेरी गारंटी है, मेरे पढ़ाने के तरीकों करने के बाद देखो रूल तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट हर एक छोटे छोटे सेंटेंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट निकल आते हैं, तो लेकिन उसको समझ पाओगे आप। ठीक, चैप्टर खत्म होना है, उसके बाद क्या कर देना है, उसके बाद उस चैप्टर को नजरों के आगे से निकाल देना है। दोनों में से जो भी आपके पास किताब हो, पीडीएफ भी दे रखी है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर पीडीएफ है, उससे अपने पीडीएफ से उसको नजरों से निकाल लो। एक शीट मैं दे रहा हूँ, इनके पीछे जो एरर है 50 एरर है, 50 दोनों में जितने भी हैं वो सारे के सारे एरर कर दो, चैप्टर वाइज मामला खत्म। जब कोर्स खत्म होगा तो मिसलिनियस कर देंगे, बस चैप्टर खत्म, ग्रामर खत्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी ग्रामर में। ठीक, तो इसको नोट करो मेरे भाई, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एडजेक्टिव के साथ। आओ भाई अब अपने नेक्स्ट एडजेक्टिव को देख लेते हैं, इसका नाम है न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, जैसा आपको बेसिक के अंदर भी पढ़ा था, न्यूमरल एडजेक्टिव का नाम क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव का नाम न्यूमरल एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि नंबर को बताता है। ठीक है, अब न्यूमरल एडजेक्टिव को फर्दर दो टाइप में अपन डिवाइड कर लेते हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स, पहले भी बता रखा है ना। अब कार्डिनल्स कौन से होते हैं, ऑर्डिनल कौन से होते हैं, समझना। ऑर्डिनल्स वो होते हैं जो ऑर्डर को बताते हैं, ऑर्डिनल्स को याद रख लो आप, ऑर्डर से, ऑर्डर बताने वाले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ऑर्डिनल्स क्या है, बेसिकली ऑर्डर को बताने वाले। ये चाहे फिर वर्ड्स में लिखा हो चाहे नंबर में लिखा हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे, चाहे इसको वर्ड्स में लिख दो चाहे नंबर में लिख दो। और कार्डिनल्स कौन से हैं, जो ऐसे गिनती 1 2 3 4, चाहे वर्ड्स में लिख दो चाहे नंबर में लिख दो। ठीक है, तो न्यूमरल एडजेक्टिव को दो टाइप में बांट दिया गया, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। इतनी कहानी क्लियर है, आ जाओ। अब ये पहला सेंटेंस देखो, विराट कोहली हैज बुक्ड द 31st रूम ऑफ अवर होटल। विराट कोहली हैज बुक्ड द 31st रूम्स ऑफ अवर होटल। तो एक काम कर सकते हो, इन सब सेंटेंसेस को तुम ब्रेक भी तो कर सकते हो। चलो इस बार छोड़ देता हूं, आ जाओ मैं ही कराता हूं। अब देखो पहले आपको ना मैं इसका रूल बताता हूं। रूल क्या है कि जब कार्डिनल और ऑर्डिनल एक साथ आते हैं, जब कार्डिनल और ऑर्डिनल एक साथ आते हैं तो ऑर्डिनल जो है वो कार्डिनल से पहले आते हैं। रूल क्या है, कार्डिनल और ऑर्डिनल जब एक साथ आते हैं तो ऑर्डिनल जो है वो इससे पहले आते हैं। या तो रट्टा बिठा लो, जिंदाबाद, है ना, नहीं तो इस चीज को समझ लो। इस चीज को समझना है तो फिर आपको एक दो सेंटेंसेस और लिखने पड़ेंगे। अब वो दो सेंटेंसेस लिखोगे कहाँ, जगह बनानी पड़ेगी। एक काम करो, ये जो ऊपर लिखा हुआ ना, इतना नोट करो। ठीक है, इतना नोट करो, ये वाला जो दो लाइनें लिखी हुई हैं इसको नोट करो। मैं इसकी जगह पर दो सेंटेंस लिखूंगा, इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट करो वीडियो पॉज करके फटाफट। ये ऊपर वाले दो सेंटेंस नोट कर लो, आ जाओ। अब अगर मैं बेसिकली सेंटेंस ऐसा लिख दूं, आई सॉ हर फर्स्ट, आई सॉ हर फर्स्ट, और या फिर मैं ऐसा लिख दूं, दिस इज माई फर्स्ट सैलरी, ये मेरी पहली तनख्वाह है। ठीक है, दो सेंटेंस लिख दिए मैंने, आई सॉ हर फर्स्ट और दिस इज माई फर्स्ट सैलरी। अब आपको क्या करना है, आपको दोनों सेंटेंसेस ब्रेक करने हैं। सोच लो दिमाग में, एक ही सेकंड का काम है, कोई खास बड़ी बात भी नहीं। सोच लिया, आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है। ये फर्स्ट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये फर्स्ट यहाँ पर काम कर रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम का। समझ में आया, सबसे पहले मैंने उसे देखा था, आई सॉ हर फर्स्ट, पहले मैंने देखा था उसे। ठीक है, अब इस पे आओ। दिस क्या काम करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। कैसे जानते हो, अगर इसके बाद में कोई नाउन लिखा हो, दिस बॉय, दिस गर्ल, दिस कार, तब तो ये क्या काम कर देता, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। और अगर नहीं लिखा हो तो फिर ये क्या बन जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, काम सब्जेक्ट का। इज क्या बन गया, मेन वर्ब। सैलरी क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन सी सैलरी, पहली सैलरी, जो एक नाउन को क्वालिफाई कर दे, एडजेक्टिव। ये माई को, माई ने किसको क्वालिफाई किया, सैलरी को।
ये क्या हो गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव। क्या एक से ज्यादा एडजेक्टिव साथ में आ सकते हैं? हाँ जी सर, खूब आ सकते हैं, जानते हो ना तुम इतनी बात तो। अब एक चीज समझना, दिस इज माई फर्स्ट सैलरी, दिस इज माई फर्स्ट सैलरी, ठीक है। फर्स्ट भी सैलरी है और मेरी भी सैलरी है, ठीक है। सैलरी भी मेरी है और ये फर्स्ट सैलरी है, माई सैलरी और फर्स्ट सैलरी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो बेसिकली क्या, ये दोनों के दोनों किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? सैलरी को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये पोजेशन बना रहा है सैलरी के ऊपर, किसकी सैलरी है? मेरी सैलरी। और ये सैलरी का बेसिकली ऑर्डर बता रहा है, कौन सी सैलरी है? पहली सैलरी। इतनी कहानी क्लियर है? अब मैं आपको इन दोनों सेंटेंसेस से एक बात समझाना चाह रहा हूं कि ये जो फर्स्ट है ये एडवर्ब भी हो सकता है और ये फर्स्ट हो सकता है एडजेक्टिव भी, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक चीज समझना, मैं अगर आपको एक सेंटेंस बोलूं, दे बॉट अ वेरी बिग हाउस, दे सब्जेक्ट है, फिर से सुन लो सेंटेंस, दे बॉट अ वेरी बिग हाउस। दे सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, ए आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, बिग एडजेक्टिव है, हाउस ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है। तो जनरल सीक्वेंस क्या होता है एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन का? सबसे पहले एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। ये जनरल सीक्वेंस यही होता है, हमेशा फॉलो नहीं होता लेकिन जनरल सीक्वेंस तो यही होता है ना भाई। अब एक चीज समझो, इस सेंटेंस का मुझे मीनिंग बताओ, विराट कोहली वाले का। विराट कोहली हैज बुक, देखो इतना तो सबने ब्रेक कर लिया होगा। विराट सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बुक्ड मेन वर्ब है। विराट कोहली हैज बुक्ड व्हाट, क्या बुक किया भाई इसने? रूम्स। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रिपोजिशन है, होटल इसका ऑब्जेक्ट है, आर इस पे पोजेशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इतनी कहानी क्लियर है? अब मुझे इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ क्या है, क्योंकि जब तक मीनिंग तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना तब तक तुम्हें एरर भी समझ में नहीं आएगा। अब इस सेंटेंस के अंदर ना अलग अलग बच्चे अलग अलग हिंदी करते हैं, ठीक है। एक तो क्या कहता है, सर विराट कोहली ने 31 कमरे बुक किए, विराट कोहली ने 31 कमरे बुक किए। मान लो पहला मैं कह दूं 31 रूम्स, 31 कमरे, ठीक। अब समझना, अगर यहाँ पे इसका मीनिंग 31 कमरे होता ना तो फिर यहाँ पे लिखा होता विराट कोहली हैज बुक 31 रूम्स। ये फर्स्ट तो ऑर्डर बताने वाला है और तुम नंबर बता रहे हो। अगर वाक्य में 31 कमरे कहना होता तो लिखा होता 31 रूम्स। समझ में आया? तो बेसिकली ये मीनिंग तो इसका है नहीं, ठीक है। फिर काफी बच्चे कहते हैं सर इसका मीनिंग है 31वां कमरा, विराट कोहली ने बुक किया 31वां कमरा। अब 31वां कमरा मान लो, 31वां, ठीक है, 31, 31वां। अगर भाई ये 31वां कमरा होता तो कमरे कितने होते? एक 31वां कमरा कितने कितने होंगे? 31वें कमरे एक की बहुत सारे, एक ही होगा ना 31वां कमरा। तो फिर यहाँ पे रूम्स क्यों लिखा हुआ? अगर ये वाक्य में ही 31वां कमरा है तो फिर यहाँ पे रूम्स क्यों लिखा हुआ है? समझ में आया? तो ये ऑप्शन भी गया, ठीक है। अब काफी बच्चे कहते हैं सर ये हो सकता है इसका मतलब वो रूम नंबर 31, ऐसा रूम जिसका रूम नंबर हो 31। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा होता? विराट कोहली हैज बुक्ड रूम नंबर 31। तुम खुद ही कह रहे हो रूम नंबर 31 है तो रूम नंबर 31 लिखा होता। और रूम नंबर 31 कितने होंगे? एक होंगे कि ज्यादा? तो रूम नंबर 31 भी नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं रूम नंबर 31, ये मीनिंग भी गलत हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेंटेंस है, इसके कोई भी मीनिंग बैठ नहीं रहे अभी, ठीक है। इसका कोई भी मीनिंग बैठ नहीं रहा। आपने जो जो मीनिंग बताया मैंने देखो 31वां कमरा भी करके देख लिया। अगर ये 31वां कमरा होता तो यहाँ पे रूम लिखा होता। 31 कमरे भी करके देख लिया। 31 कमरे होते तो ऑर्डर थोड़ी बताना है, नंबर बताना है, फिर 31 रूम्स लिखा होता। और रूम नंबर 31 कहना है तो रूम नंबर 31 लिखा होता, रूम्स कैसे आ सकता है? अब काफी बच्चे क्या कहते हैं ना, देखो मैंने अभी ये करवाना, मैंने अभी ये पढ़ाना, ये फर्स्ट उठ के यहाँ जाएगा और इसका मीनिंग होगा पहले 30 कमरे। तो बच्चे कहते हैं सर एक काम कर दो ना, आपने कहा कि इसका मीनिंग ये नहीं हो सकता, इस सेंटेंस में ये सही मीनिंग नहीं निकल रहा 31 कमरे, तो 31 रूम्स काट के 31 रूम्स कर देते हैं। यहां पे ऐसा भी तो कर सकते हैं 31 रूम्स, हाँ कि ना? समझ आ गया कहना चाहो? दूसरा बच्चा मुझे क्या सलाह देगा, सर ऐसा कर दो ना, विराट कोहली हैज बुक 31st रूम। विराट कोहली ने 31वां कमरा बुक किया। 31 में की हिंदी क्या हुई? विराट कोहली हैज बुक द 31st रूम। ऐसे कर दो। और या फिर सर ऐसा कर दो ना, यहां पे इसको काट दो, विराट कोहली हैज बुक रूम नंबर 31, इसको काट के ऐसा लिख दो। तो फिर एक काम करो ना यार, तुम ये सारा सेंटेंस काट के ऐसे लिख लो, विराट कोहली इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। सेंटेंस सही है, लिख दो। इतने झमेले में पढ़ क्यों रहे हो? ये इतना दिमाग लगाना पड़ेगा? 31वां कमरा, रूम नंबर 31, लिख दो विराट कोहली इज अ गुड क्रिकेटर।
उसमें क्या दिक्कत है? समझना, जो एग्जामिनर तुमसे पूछना चाह रहा है उसे वो जवाब दो, अपनी कारस्तानियां मत करो। समझ में आ गया? ये सेंटेंस अगर आपके पास आ जाए तो आपका दिमाग चलना चाहिए, और ये चलने लग जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा, भाई वो कॉन्सेप्ट आ गया कार्डिनल ऑर्डिनल वाला। क्लियर हुई इतनी बात? तो उस केस में रूम वूम का नंबर मत चेंज कर देना, ठीक है? कहीं इसमें कारस्तानी करने लग जाओ, 31 कमरे बना देता हूँ, रूम नंबर 31 बना देता हूँ, ये सब चीजें मत करना। आपको पता लगाना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर एग्जामिनर मुझसे पूछना क्या चाह रहा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर यही का यही रह जाए और ये सही हो जाए। समझ में आया इतनी बात? तो अब एक चीज समझना, रूल क्या है कि इसको उठा के यहाँ लिखना है। रूल क्या है कि जब कार्डिनल और ऑर्डिनल एक साथ आते हैं, जब कार्डिनल और ऑर्डिनल एक साथ आते हैं तो ऑर्डिनल को उठाकर कार्डिनल से पहले ले जाते हैं, ठीक है? ये रूल अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, तुम खुद लिखोगे। When cardinals and ordinals are used together, when cardinals and ordinals are used simultaneously, simultaneously मतलब एक के बाद एक, लगातार। जब कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स को एक साथ यूज किया जाता है तो ऑर्डिनल कार्डिनल से पहले आते हैं, ठीक है? ये रूल तुम्हें लिखना है। जब कार्डिनल और ऑर्डिनल को एक साथ लिखा जाता है तो ऑर्डिनल कार्डिनल से पहले आते हैं, रूल ये। अब समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आखिर ये रूल बना क्यों बना, ये जानना है? एक चीज समझो, पहले तो मुझे ये बताओ कि 30 कमरों में और पहले 30 कमरों में कोई फर्क है क्या? ठीक, अगर मैं इसको पहले ले जाऊंगा, मैं कह रहा हूं भी यहाँ पे मीनिंग होगा पहले 30 कमरे, तो 30 कमरों में और पहले 30 कमरों में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ जी डिफरेंस है। समझना, मान लो एक होटल है, कहाँ लिखूं? यही बना लेता हूँ छोटा सा, पता नहीं स्क्रीन से बाहर जा रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। चलो देखी जाएगी। ये कोई होटल है, ठीक है? इसमें कमरे बने हुए हैं ऐसे, छोटे छोटे कमरे ऐसे बने हुए हैं, इधर बने हुए हैं और इधर बने हुए हैं, ऐसे इसके सेकंड फ्लोर पे, ऐसे इसके थर्ड फ्लोर पे, ठीक है? अब एक तो विराट कोहली क्या काम कर ले, कोई भी 30 कमरे बुक कर ले, रूम नंबर 1, रूम नंबर 17, रूम नंबर 89, रूम नंबर 97, ऐसे कोई भी 30 कमरे रैंडम। फिर एक सोचे यार परेशानी नहीं होगी, सारे गेस्ट को बोल देंगे कि 1 से लेकर 30 कमरे अपने ही हैं। पहले 30 कमरे, रूम नंबर 1 से लेकर रूम नंबर 30, पहले 30 कमरे, दोनों बातों में, दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है, हाँ कि ना? ऑब्वियसली डिफरेंस है। अब डिफरेंस आ गया समझ में? अब मैं कहना ही चाह रहा हूं, देखो करोगे क्या आप? इसको करेक्ट करने के बाद ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा विराट कोहली हैज बुक्ड द फर्स्ट 30 रूम्स, ठीक है? अब समझना ये फर्स्ट आगे आया क्यों। एक चीज समझो, कितने कमरे? 30 कमरे, ये इसको क्वालिफाई करने वाला न्यूमरल एडजेक्टिव। इतनी बात आई समझ में? अब मुझे बताओ, ये जो फर्स्ट है ये रूम को क्वालिफाई करा कि 30 को? बोलो, अगर ये फर्स्ट रूम को क्वालिफाई करा होता तो सिंगुलर आया होता कि नहीं होता? पहला कमरा। बोलो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल करा था, लास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने से। लास्ट महीनों को क्वालिफाई नहीं कर रहा था, लास्ट 6 को क्वालिफाई कर रहा था, इसलिए मैंने उसको एडवर्ब लिखा ना कि एडजेक्टिव। सेम कॉन्सेप्ट। ये फर्स्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये फर्स्ट 30 को क्वालिफाई कर रहा है कि रूम्स को? पहला कमरा है कि पहले 30 कमरे हैं, यह पहले 30 कमरे। इस 30 ने क्वालिफाई किया है इस रूम्स को, और इस फर्स्ट ने क्वालिफाई किया है इस 30 को। तो बेसिकली यहां पर किसकी तरह से काम कर रहा है? एडवर्ब की तरह से। और अगर ये एडवर्ब है तो एडजेक्टिव से पहले होती है इसकी जनरल पोजीशन, बात ही खत्म हो गई। समझ में आया? मैं देखो आपको लॉजिक देना चाह रहा हूं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर ऐसा बना क्यों। कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स दोनों जब एक साथ यूज करे जाते हैं तो ऑर्डिनल्स पहले आते हैं। क्यों आते हैं भाई पहले? इसलिए आते हैं क्योंकि जब कार्डिनल ऑर्डिनल एक साथ लिखे जाते हैं तो ऑर्डिनल जो होते हैं कार्डिनल के लिए एडवर्ब की तरह से काम करने लग जाते हैं। ये फर्स्ट रूम्स को क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये फर्स्ट तो 30 को क्वालिफाई कर रहा है। समझ में आ गया रूल का लॉजिक? फिर से समझ लो, मैं कहना ही चाह रहा हूं रूल बना है कि कार्डिनल और ऑर्डिनल जब साथ में यूज होंगे तो ऑर्डिनल पहले आएगा। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया कि जो ऑर्डिनल है ये एडवर्ब का भी काम कर देता है, हाँ कि ना? तो कैसे पता चले एडवर्ब का काम कर रहा है? सेंटेंस को देख के, यहाँ ये एडवर्ब था, यहाँ ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे अगर ये 30 ना लिखा होता, विराट कोहली हैज बुक्ड द फर्स्ट रूम, पहला कमरा बुक किया, यहाँ पे रूम लिखा होता है, फर्स्ट लिखा होता, सही हो जाता, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये फर्स्ट अगर रूम के लिए आया होता तो ये रूम सिंगुलर होता, एस इसके साथ ना आता। समझ में आया?
अब इस सेंटेंस से मुझे पता चल गया कि 30 तो इसको क्वालिफाई करा रूम्स को, जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव हो गया, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन जब साथ में लिखे जाते हैं तो उनकी जनरल पोजीशन क्या है, पहले एडवर्ब फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। इसलिए ये रूल बना है कि कार्डिनल ऑर्डिनल जब साथ में आते हैं तो पहले ऑर्डिनल आता है, फिर कार्डिनल आता है, फिर उसके बाद नाउन आता है। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्ड मेन वर्ब है, इधर आपका आर्टिकल हो गया, 5 न्यूमरल एडजेक्टिव है, मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव तो ये दोनों ही हो जाएंगे। खैर ये कार्डिनल हो गया, ये ऑर्डिनल हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व वर्ड का ऑब्जेक्ट हो गया और प्रिपोजिशन है, एक्सरसाइज इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इतनी कहानी क्लियर है? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अब बताओ क्या मीनिंग है यहाँ पे? 5 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन, कुछ तो लॉजिक बनाओ। क्या लॉजिक बनाओगे? यहाँ तो चलो 31 कमरे और वो कर भी लिया, यहाँ कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या मीनिंग है इसका? पहले 5 क्वेश्चंस, अब मान लो एक एक्सरसाइज है उसके अंदर 20 सवाल है, तो 5 क्वेश्चन कह दूं, अगर मैं कह दूं इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मैंने, तो 5 तो कोई भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 13, कोई भी कर दो 5। लेकिन अगर मैं कहूँगा पहले 5 तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5। क्लियर हुई इतनी बात? तो बेसिकली है क्या, रूल ये है कि इसको उठा के यहाँ लेके आओ। इसको उठा के यहाँ क्यों लेके जाऊँ भाई? ऐसी क्या रिश्तेदारी है मेरी इसके साथ जो इसकी इतनी सेवा करूँ, यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाऊँ? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये है नाउन। पहले 5 क्वेश्चंस, ये 5 क्वालिफाई करेगा इसको, ठीक है, तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव। क्लियर हो गई इतनी बात? ये ऐसे निशान हटा देता हूँ, कहीं तुम सोचो इसको उठा के भी यहाँ लेके जाना है, भरोसा नहीं कई बालकों का, कुछ भी लिख सकते हूँ। तो ये हो गया एडजेक्टिव और ये बनेगा एडवर्ब। ये एडवर्ब क्यों बनेगा? क्योंकि इसको क्वालिफाई करेगा पहले 5 क्वेश्चंस। इसने इसको क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव क्वालिफाई किया तो एडवर्ब हो गया। इसने इसको क्वालिफाई किया, नाउन को क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव हो गया। तो अगर ये एडवर्ब है तो कहाँ आएगा? एडजेक्टिव से पहले, क्योंकि जनरल पोजीशन क्या होती है, पहले एडवर्ब फिर एडजेक्टिव फिर नाउन। क्लियर है? अब आ जाओ इस पे। यू आर सेकेंड पर्सन हु विल गेट दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। तुम दूसरे व्यक्ति हो जिसे ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलेगा। यू आर सेकेंड पर्सन हु विल गेट दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। इस पे आ जाओ। यू सब्जेक्ट हो गया, आर मेन वर्ब हो गया। इस बार ये सेकंड बताओ क्या बनेगा, एडवर्ब की एडजेक्टिव? क्या बनेगा इस बार? ये बनेगा एडजेक्टिव, क्योंकि बीच में किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो पर्सन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये नाउन हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। काम क्या होगा इसका? सब्जेक्ट बनना और कंजंक्शन बनना। ये सब्जेक्ट है और साथ में कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। विल हेल्पिंग वर्ब है, गेट मेन वर्ब है, हु विल गेट व्हाट, हु विल गेट अवार्ड। अवार्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेस्टिजियस क्या हो गया? इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया। कौन सा? क्वालिटी वाला। ये दिस क्या हो गया? इस अवार्ड को क्वालिफाई करने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इतनी कहानी क्लियर है? तुम दूसरे व्यक्ति हो जिसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलेगा। एरर क्या है इसमें? क्या एरर है? एरर ये है कि ऑर्डिनल से पहले जनरली द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ऑर्डिनल से पहले जनरली द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाते हो ना, द टॉलेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द वाइजेस्ट, हाँ कि ना? क्योंकि बेसिकली उससे वो चीज़ पर्टिकुलर हो जाती है ना? सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, तो वो चीज़ पर्टिकुलर हो जाती है, और पर्टिकुलर यानी डेफिनेट हो जाती है। डेफिनेट हो जाती है तो द आर्टिकल लगाना पड़ता है। वही बात है यहाँ पे। ये ऑर्डर जब बता रहे हैं किसी नाउन का, यू आर द सेकंड पर्सन, तुम दूसरे व्यक्ति हो, तो ये डेफिनेट हो जाता है, पर्टिकुलर हो जाता है, इसलिए हम इससे पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? तो ऑर्डिनल से पहले जनरली क्या लगाया जाता है? द आर्टिकल लगाया जाता है। इतनी बात याद रह जाएगी। ये दोनों बातें तुम्हें लिखनी है। एक तो ये लिखना है, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स जब साथ में आते हैं तो ऑर्डिनल्स पहले आता है फिर कार्डिनल आता है। नीचे लॉजिक भी लिख लेना, क्योंकि इस केस में ऑर्डिनल्स कार्डिनल्स के लिए एडवर्ब की तरह से काम करने लग जाते हैं। इतनी बात आई समझ में? ऐसे यहाँ पर क्या लिखना, ऑर्डिनल से पहले जनरली द आर्टिकल का यूज किया जाता है। इतनी कहानी क्लियर है? अब आ जाओ इस पे। दिस क्या हो गया आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, काम सब्जेक्ट हो गया, इज मेन वर्ब हो गया, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, सेकंड ऑर्डिनल हो गया, एडजेक्टिव लिख देता हूँ इसको भी, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव का फिर से ऑर्डिनल लिख दिया एडजेक्टिव हो गया भाई, ठीक है। ये सेंचुरी क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, इन
प्रेपोजिशन हो गया, टूर्नामेंट इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इसको क्वालिफाई करने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, यह मेरी सेकंड सेंचुरी है इस टूर्नामेंट में, यह मेरी सेकंड सेंचुरी है इस टूर्नामेंट में। अब ये सेकंड भी सेंचुरी क्वालिफाई कर रहा है और माई भी इसको क्वालिफाई कर रहा है। यह मेरी सेकंड सेंचुरी है इस टूर्नामेंट में, मेरी सेंचुरी है और सेंचुरी कौन सी है, सेकंड है। क्लियर होगी इतनी बात? अब समझना, मेरा सवाल ये है कि यहाँ सेकंड से पहले द आया, अभी क्या सिखाया, अभी क्या सिखाया कि ऑर्डिनल से पहले द आर्टिकल आता है। यहाँ पे द आर्टिकल लगा दें क्या, दिस इज द माई या दिस इज माई द सेकंड सेंचुरी, ऐसा कुछ लिख दें क्या? लिखें तो क्यों लिखें और ना लिखें तो क्यों ना लिखें? सर देखो बोलने में तो लग रहा है अटपटा, कुछ ना कुछ तो देखो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आएगा तो नहीं, क्यों नहीं आएगा? एक चीज समझो, ये दा लगा क्यों रहे थे, इसका लॉजिक बताओ, क्यों लगा रहे थे दा? क्योंकि सेकंड लिखने से सर वो चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है, तो द आर्टिकल लगा देते हैं डेफिनेट बनाने के लिए, हाँ कि ना, ताकि वो पता लग जाए कि वो चीज़ डेफिनेट हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, माई लगाने से डेफिनेट नहीं हो गया? दिस इज माई सेकंड सेंचुरी, किसकी सेंचुरी, मेरी सेंचुरी है। ये माई लिखने से पहले से ही डेफिनेट हो गया। अगर ये माई लिखने से पहले से ही डेफिनेट हो चुका है तो यहाँ द आर्टिकल लगाने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है, ये नो एरर हो गया। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ध्यान रखना, जहाँ पे आर्टिकल आ जाए, ए एंड द आर्टिकल आ जाते हैं, उनके साथ फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आते। ठीक है, ये तीन चीजें साथ में कभी नहीं आती, आर्टिकल, पॉजेसिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको याद रख लेना, ये तीन चीजें कभी साथ में इकट्ठी नहीं आती। अब कहाँ लिखूं यार, फंस गया मैं भी, यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका नो एरर है, याद रखना इसको, ये सेंटेंस नो एरर है और यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तीन चीज़ें साथ में इकट्ठी कभी नहीं आती, आर्टिकल, पॉजेसिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये इकट्ठी कभी भी यूज नहीं होती। ठीक है, आर्टिकल आ गया तो फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा, आर्टिकल आ गया तो फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं आएगा। ठीक, ऐसे नहीं करेंगे, ए दिस या दा दिस, ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं आ पाएंगी। समझ में आया? ये तीन चीज़ें कभी भी आपस में इकट्ठी नहीं आएंगी, मतलब कोई भी दो चीज़ें इनमें से साथ में नहीं लिख सकती। ए और माई साथ में नहीं लिख सकता, दा और माई साथ में नहीं लिख सकता, दा और दिस साथ में नहीं लिख सकता, माई और दिस नहीं लिख सकता। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें साथ में कभी भी नहीं आ सकती। क्लियर है इतनी बात? क्यों? बिल्कुल सिंपल है यार, तीनों चीज़ें किसी को स्पेसिफिक करने का काम आ रही हैं, तीनों ही चीज़ें किसी को स्पेसिफिक करने का काम आ रही हैं, और इसको लगाने से अगर स्पेसिफिक हो चुका है तो फिर इसकी क्या जरूरत है? और ए एन आर्टिकल आते हैं जनरलाइज करने के, कोई चीज़ अगर जनरलाइज कर दी तो फिर माई कैसे लगा पाओगे? दिस इज माई अ हाउस ऐसे लिख पाओगे? माई कह के पर्टिकुलर कर रहे हो, ए कह के जनरलाइज कर रहे हो, ये बात पॉसिबल नहीं। तो ध्यान रखना, लॉजिक इतना ही है कि अगर वो चीज़ जनरलाइज है तो फिर पर्टिकुलर नहीं हो सकती, और अगर पर्टिकुलर पहले ही कर चुके हो तो फिर दोबारा पर्टिकुलर क्यों कर रहे हो? तो बेसिकली क्या है, ये तीन चीज़ें साथ में कभी नहीं आती। इतनी बात आ गई समझ में? तो इसको नोट कर लो, फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एडजेक्टिव के साथ। इसको नोट कर लो बढ़िया से। आओ भाई, अब अपने नेक्स्ट एडजेक्टिव को देख लेते हैं। नेक्स्ट एडजेक्टिव का नाम है अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव। वैसे तो मैं आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव के जो एरर है वो प्रोनाउन चैप्टर में पॉजेसिव प्रोनाउन वर्सेस पॉजेसिव एडजेक्टिव में करवा चुका हूँ। जब मैंने प्रोनाउन चैप्टर शुरू किया था जब भी आपको बताया था कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन चैप्टर बहुत आपस में रिलेट होगा। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस दैट दीज दोज याद है ना। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव है ऐसे पॉजेसिव प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में जब पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव का केस कराया था जब तो सारे एरर ही इसी पे कराए थे। एक बार फिर भी मैं आपको एक सेंटेंस से वापसी याददाश्त ताजा करवा देता हूँ, वैसे करवानी चाहिए नहीं है क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने वो। ठीक है, तो आ जाओ इस पे एक बार, इस सेंटेंस को देखना जरा। इज क्या है? मेन वर्ब है। स्ट्रॉन्गर क्या है? एडजेक्टिव है। काम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये देन क्या है? कंजंक्शन है। ये योर्स क्या हो गया? सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, और ये इज वर्ब यहाँ पर अंडरस्टूड होगी, ऐसे टूटेगा। जानते हो ना इतनी बात? तो अब इस डॉग का मतलब ये इज वर्ब का सब्जेक्ट ये डॉग हो गया, और ये नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं, इस पर पोजीशन बनाने के लिए तो एडजेक्टिव चाहिए था, तो यहाँ पे आना चाहिए था माई। माई डॉग इज स्ट्रॉन्गर देन योर्स। मेरा जो कुत्ता है वो तुम्हारे वाले से स्ट्रॉन्गर है, तुम्हारे कुत्ते से स्ट्रॉन्गर है। माई डॉग इज स्ट्रॉन्गर देन योर्स इज, ये बेसिकली ऐसा है। सीधी बात ये थी कि नाउन के साथ एडजेक्टिव लगाए जाते हैं उन पर पोजीशन बनाने के लिए। पॉजेसिव प्रोनाउन तो नाउन की जगह पर आते हैं पोजीशन बनाने के लिए। समझ में आया? नाउन के साथ लगाना हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया करो, उसकी जगह पर लगाना हो तो प्रोनाउन लगाया करो। देखो यहाँ सब्जेक्ट लिखना था,
यानी नाउन या प्रोनाउन में से एक लिखना था। अब डॉग लिखना है, उसकी जगह पर लिखना है और पोजेशन भी बनाना है। तो देखो पोजेसिव प्रोनाउन लगा रखा है, ठीक। योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है, योर पोजेसिव एडजेक्टिव है। आ गई याद दस्त वापिस। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। आई सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, डू मेन वर्ब है, एनीथिंग प्रोनाउन है। ये एनीथिंग क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट हो गया इस डू वर्ब का। आई कैन डू एनीथिंग। मान लो आपके पास एक गाड़ी है और आप सुबह सुबह उठते हो, जैसे वो जॉली एलएलबी पहले वाला पार्ट देखा होगा ना, वो अरशद वारसी एक बैट लेता है और सारी अपनी गाड़ी तोड़ने लग जाता है। फिर बगल वाले पड़ोसी आते हैं, अरे भाई क्या कर रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो, नई गाड़ी क्या बात है? तो फिर वो क्या कहता, मेरी गाड़ी में जो मर्जी करूं। तो ये कुछ वैसे सेंटेंस है, आई कैन डू एनीथिंग विद दिस कार। मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस गाड़ी के साथ क्योंकि मेरी गाड़ी है। आई कैन डू एनीथिंग विद दिस कार, ये विद क्या है? प्रीपोजिशन है। कार क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इतनी कहानी क्लियर है। आई कैन डू एनीथिंग विद दिस कार, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस गाड़ी के साथ। बिकॉज क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। इट क्या हो गया? सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। इज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और ये क्या हो गया आपका? ये बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाना चाहते हो। आई कैन डू एनीथिंग विद दिस कार, मैं इस गाड़ी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ बिकॉज इट इज माई, क्योंकि मेरी है। इट इज माई। अब देखो इसको दो तरीके से तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा भी तोड़ सकते हो, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये रियल सब्जेक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब दोनों में से कैसा भी तोड़ लो। अब यहाँ पे देखो समझना एक चीज, ये जो माई है ना, माई, मुझे बताओ ये रियल सब्जेक्ट का काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, हाँ के ना? या तो इस बात को ऐसे समझ लो कि इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, और ये माई को रियल सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव रियल सब्जेक्ट बन नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। या तो ऐसे समझ लो, और अगर इसको ऐसा ही रखना है तो फिर समझना, फिर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो एडजेक्टिव होता है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी बेसिकली किसका काम नहीं कर पाते? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं कर पाते। पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं कर पाते, ठीक है। अब ऐसा क्यों? मैंने आपको एक बात बोली थी, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। मैंने क्या कहा था, जब मुझे इनको अलग अलग करने की जरूरत पड़ेगी ना, उस दिन मैं कर लूंगा। आज मैं अलग अलग कर रहा हूं, उसके बाद दोबारा फिर से एक ही चलाऊंगा, पूरे कोर्स में एक ही चलाऊंगा। आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है, आपके मन में भी ये नहीं रह जाए कि एडजेक्टिव डिटर्मिनर में पता नहीं क्या खास बड़ी बात होती है, सर बताएंगे कि नहीं बताएंगे। समझना, फिर बता रहा हूँ, चीजें उलझेंगी, चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी। जहां पे मुझे समझाने के लिए डिटर्मिनर वर्ड का यूज करना जरूरी होगा, मैं सिर्फ वही डिटर्मिनर बोलूंगा, वरना बोलूंगा नहीं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसके लिए भी दूसरा तरीका है ना, इसको मैं चाहता तो वैसे भी समझा देता था। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, और यहाँ पे रियल सब्जेक्ट चाहिए, रियल सब्जेक्ट चाहिए, तो फिर माई काम कर नहीं पाएगा, माई लिखना पड़ेगा, प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पे एडजेक्टिव आ नहीं सकता रियल सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन आएगा। मैं ऐसे भी समझा सकता था, लेकिन काफी बुक्स के अंदर आपको ऐसे लिख रखा होगा कि ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, यहाँ पर ये माई जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं कर सकता, यहाँ पे आपको माइन लिखना पड़ेगा। तो उसकी जो जस्टिफिकेशन है उसके लिए आपको डिटर्मिनर वर्ड जानना पड़ेगा। तो मैं आज बता देता हूँ, फिर बता रहा हूँ। एक बार डिटर्मिनर सुनने के बाद ना, फिर बच्चा हर सेंटेंस में डिटर्मिनर डिटर्मिनर वही उसके दिमाग में फीड रहता है। हाई फाई वर्ड सुन लेता तो वही का लगाने की कोशिश करता, कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन जिस सेंटेंस में मुझे जरूरत पड़ेगी मैं यूज करूंगा, अदरवाइज आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। भरोसा रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आ जाओ, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स के बीच में डिफरेंस समझते हैं कि आखिर एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स को कैसे पहचाने, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो होता है अपना, वो है एडजेक्टिव्स तो होते हैं, देखो मैं आपको शायद अभी नहीं भी दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, हाथ बहुत बड़े हैं अपने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं बेसिकली ग्रेडेबल होते हैं, लेकिन डिटर्मिनर जो होते हैं ये नॉन ग्रेडेबल होते हैं, ठीक। ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल का मतलब क्या है? बेसिकली जिनका कंपैरिजन हो सके, जैसे होता है ना टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, इनका क्या हो रहा है? डिग्री चलती है ना, कंपैरिजन हो सकता है। तो बेसिकली ये किसके अंडर में आएंगे? एडजेक्टिव के अंडर में। लेकिन जिनकी तुलना नहीं होती, जैसे ये माई है, माई, इसको अभी तक आज तक हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कह रहे थे, लेकिन बेसिकली डिटर्मिनर है, ठीक। ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ये जो आर्टिकल्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, ईच, इधर, नीदर, ये सारे के सारे आते हैं डिटर्मिनर्स के अंडर में। पॉजेसिव एडजेक्टिव एक्सेट्रा हटा के मैं डिस्ट्रीब्यूटिव और लिख देता हूँ।
डेमोन्स्ट्रेटिव हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, ये दोनों के दोनों, ठीक है। ये भी किसके अंडर में आते हैं, ये आते हैं बेसिकली आपके डिटर्मिनर्स के अंडर में। मुझे बताओ दिस की कोई डिग्री चलती है कि जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है, अगर किसी एक आदमी की किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी, नॉर्मली वैसे ही कहना है, तो टॉल, एक के दूसरे से तुलना करनी, रोहन इज टॉलर देन सुरेश, तो टॉलर। अगर कहना रोहन सबसे लंबा है, रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, ऐसा लिखना चाहूँ तो फिर टॉलेस्ट। दिस की ऐसे डिग्री चलती है, बोलो। ऐसे किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव की डिग्री चलती है, माई की भी, ये थोड़ा मेरा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मेरा है, दिस इज मोर माई, दिस इज मोस्ट माई, ऐसे चलेगा क्या, नहीं करते इनका कंपैरिजन। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव की भी, ईच, ईदर, नीदर, ईच बॉय, मोर ईच, मोस्ट ईच, ऐसा हो पाएगा। आर्टिकल ए एंड द, इनकी कोई कंपैरिजन डिग्री चलती है, नहीं चलती। तो आर्टिकल्स हो गए, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गए। एक चीज समझना, छोटी सी बात यार, एडजेक्टिव भी नाउन को क्वालिफाई करते हैं और डिटर्मिनर्स भी वही होते हैं जो नाउन की संख्या वंख्या ये सब बातें बताते हैं आपको, ठीक है, नाउन को क्वालिफाई करते हैं। काम में फर्क नहीं है, बस अलग वर्ड बना रखा है। अब मुझे जब जरूरत समझ में नहीं आती क्या जरूरत है, चीजें और भी तरीके से समझाई जा सकती थी, लेकिन चलो बना रखा तो अपन भी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल्स हो गए, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए, ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। एडजेक्टिव जो होते हैं इनका कंपैरिजन हो पाता है। एक चीज समझना, ये कोई पत्थर की लकीरें नहीं है, जनरल डिफरेंसेस जो है वो लिखवाए गए। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स दोनों की क्वालिटी रखते होंगे, जनरल डिफरेंस बता रहा हूं, ठीक है। ये बातें देखो अंग्रेजी में ना कभी भी लठ नहीं गड़ा करते। बहुत बच्चे कहते सर ये कभी नहीं होगा क्या, कभी नहीं जैसा वर्ड देखो मेरे सामने यूज मत करना। अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है, सर ये सही है कि गलत है, सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस लेके आओ, सेंटेंस देखेंगे और फिर सोचेंगे क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत। कभी नहीं जैसी मैं इंग्लिश के अंदर कोई चीज नहीं मानता। ये मैथ नहीं है कि 2+2 कभी 5 नहीं होगा, ये मैथ नहीं, दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो इसके अंदर चीजें होती रहती है मॉडिफाई, कोई एक नई बात जान गए, फिर दूसरी नई बात जान गए, फिर तीसरी नई बात जान गए, चीजें ऐसे चलती रहती हैं। क्लियर हो इतनी बात। तो जब भी आपको कोई डाउट हो कि सर ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता क्या, ये ऐसा हो सकता है क्या, तो सेंटेंस लिखो, उसमें सेंटेंस लिखोगे तब क्लैरिटी आएगी। लठ मत गड़वाया करो कि हाँ सर हमेशा ऐसा ही होगा क्या, सर ऐसा कभी नहीं होगा क्या, ये सब बातें नहीं हो पाएंगी भाई अपने से, ठीक। आ जाओ। तो कहना क्या चाह रहा हूँ कि एडजेक्टिव जो होते हैं ग्रेडेबल होते हैं, इनका कंपैरिजन हो सकता है। डिटर्मिनर जो होते हैं नॉन ग्रेडेबल होते हैं, इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। अब एडवर्ब्स लगाई जा सकती हैं, एडवर्ब्स लगाई जा सकती हैं एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, एडवर्ब्स लगाई जा सकती हैं एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे स्मार्ट को क्वालिफाई करने के लिए क्या लिख दिया, वेरी स्मार्ट। स्मार्ट को क्वालिफाई करने के लिए क्या लिख दिया, वेरी स्मार्ट। एडवर्ब्स डिटर्मिनर्स को क्वालिफाई नहीं कर सकती, वेरी माई, वेरी दिस, ऐसा कुछ नहीं क्वालिफाई कर पाएगा इनको। तो बेसिकली एडवर्ब क्वालिफाई नहीं कर सकती डिटर्मिनर्स को, ठीक। अगला डिफरेंस, कैन एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट्स, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इन सब का काम कर सकते हैं। जैसे अब यहां पे तो नहीं है, अगर मैं लिखूं ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, स्मार्ट एडजेक्टिव है, उसने काम कर दिया कि नहीं कॉम्प्लीमेंट का। ही इज स्मार्ट, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज रिच, ही इज पुअर, सारे एडजेक्टिव है, समझ में आया। लेकिन क्या एक डिटर्मिनर, यानी डिटर्मिनर था माई, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसके अंडर में आते हैं, डिटर्मिनर के अंडर में आते हैं। ये कर पाया काम, ये नहीं कर पाया। क्या लिखना पड़ गया इसकी जगह, एक प्रोनाउन लिखना पड़ गया, दिस इज माइन, समझ में आया, सॉरी इट इज माइन, ये लिखना पड़ गया। तो ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम नहीं कर पाते। नीचे इनके मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जनरली एडजेक्टिव के अंडर में आते हैं सारे, ब्रेव, नाइस, इंटेलिजेंट, ये सब। और इधर कौन से हो गए अपने, आर्टिकल्स हो गए, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गए और डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए। फिर बता रहा हूँ, किसी सेंटेंस को समझाने के लिए अगर मुझे जरूरत पड़ेगी इन दोनों टर्म्स का यूज करने की तभी करेंगे, वरना ऐसा नहीं कि आगे से फिर मैं इसको डिटर्मिनर लिखूंगा। बोर्ड पे जब भी माई आएगा मैं इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव ही लिखूंगा। किसी एक आधे सेंटेंस को अगर समझाने के लिए जरूरत पड़ रही है तो मैं लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ यार, मैं तो पहचान लूंगा, लेकिन इससे क्या होगा ना, सारी जगह पे खिचड़ी बन जाएगी बगैर मतलब की, वो जरूरत नहीं है। हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना, ये सब क्यों सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी से समझने के लिए, ना कि कॉन्सेप्ट्स में उलझ के खुद ही फंसने के लिए। तो समझना, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव के बीच का जो डिफरेंस था वो आपको समझा दिया है। डिटर्मिनर जो होते हैं, एडजेक्टिव जो होते हैं, उनको कंपैरिजन किया जा सकता है जनरली।
और डिटर्मिनर्स का कंपैरिजन नहीं हो सकता। एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकते हैं, डिटर्मिनर्स को नहीं कर सकते। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स का काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। उनके एग्जाम्पल और इनके एग्जाम्पल अपन ने देख लिए, ठीक है। अब ये माई एक डिटर्मिनर था, कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं कर सकता, इसलिए माई लिखना पड़ेगा। और ये माइन जो प्रोनाउन है ये काम करेगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। ऐसे तोड़ोगे तो ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अगर वैसे ही तोड़ लेते तो फिर काम ही खत्म हो जाता। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये रियल सब्जेक्ट। ये रियल सब्जेक्ट बन नहीं सकता, रियल सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होंगे, तो यहाँ पे प्रोनाउन लिखो, माइन लिखो। ऐसे समझ लेते तो आपकी मर्जी हो जाती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और थी, देखो यहाँ पे मैंने लिखा इट, मुझे बताओ दिस लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? दिस ऐसा लिख दूं, आई कैन डू एनीथिंग विद दिस कार बिकॉज दिस इज माई, ऐसा लिखें? बोलो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट और दिस का पढ़ा भी रखा है शायद अपन ने, है ना। अब समझना, दिस और इट दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन बात यह किसी भी चीज को जब सेकंड टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है तो उसके लिए इट यूज करते हैं। जब वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं? दिस। ये पहले कार इंट्रोड्यूस हो चुकी है तो यहाँ पे दिस नहीं फिर इट लिखो। कोई भी चीज़ जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है उसके लिए दिस प्रेफर करते हैं, सेकंड टाइम इंट्रोड्यूस होती है तो उसके लिए इट प्रेफर करते हैं। मीनिंग दोनों का सेम ही रहता। समझ में आ गई इतनी बात? तो वो कॉन्सेप्ट अपना रिवाइज हो गया। तो इसको अब अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एडजेक्टिव के साथ। इसको बढ़िया से नोट कर लो। आओ भाई, अब नेक्स्ट एडजेक्टिव को देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। पढ़ रखा है अपन ने पहले से, दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। कैसे पहचानते हो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? बिल्कुल आसान, बाद में नाउन आए तो एडजेक्टिव, ना आए तो प्रोनाउन। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? अब समझना, देखो ये जो एरर इस पे लिखे हैं ना मैंने, बेसिकली ये नाउन चैप्टर के एरर हैं। डेमोन्स्ट्रेट, देखो काफी बच्चों को ऐसे भी लग रहा होगा सर इसमें तो दो दो ये एग्जाम्पल लिखे। मेरे भाई इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां जिसकी जरूरत है ना, जब भी कोई बड़ी चीज आएगी ना, जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ाया मैंने, कितने एग्जाम्पल दिए? 2। क्यों? जरूरत नहीं थी। तो जिसमें जरूरत होगी, एडजेक्टिव का जो मेन पोर्शन है वो इसके टाइप्स नहीं है, एडजेक्टिव का मेन पोर्शन है इसका मिसलिनियस वाला पार्ट, ठीक है। जैसे प्रोनाउन में मेन कौन सा चला? प्रोनाउन में मेन रिलेटिव प्रोनाउन, कितनी क्लास लग गई उसके अंदर अपने को, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग है। अब ये वाला चैप्टर अब तुम खुद समझ जाओगे। देखो जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना, ये 2 एग्जाम्पल है ना, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये नाउन चैप्टर के हैं, इसलिए इनको यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं करा। मैं ऐसे 20 सेंटेंस लिख दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कॉन्सेप्ट है नाउन का। इसको बस किताबों में एडजेक्टिव में लिखा होता है, इसलिए मैंने भी लिख दिया। कहीं आपको ऐसे नहीं लगेगी कुछ छोड़ दिया। समझ के देखना, मुझे तुम खुद बताना कि नाउन चैप्टर का एरर है कि एडजेक्टिव चैप्टर का एरर है। एक चीज समझना, इस सेंटेंस को मैं ब्रेक करता हूँ, ठीक है। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कैटल सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, मिस्टर यादव ऑब्जेक्ट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, काम कर रहा कंजंक्शन का, प्लस में सब्जेक्ट बनना, ठीक। इज मेन वर्ब है, ये वेल एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब, ठीक। ये नॉन यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, ध्यान रखना, ये यहाँ पे नॉन एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। एक चीज समझो, मिस्टर यादव हु इज अ वेल नोन, इसका मतलब क्या है? ये जो कैटल है, कैटल वर्ड का मीनिंग होता है ये गाय, भैंसे, भेड़, बकरियां, मवेशी, ये सब है ना। ये है किसके? ये बिलोंग करते हैं मिस्टर यादव को, मतलब ये है मिस्टर यादव के, ठीक है। हु इज अ वेरी वेल नोन पर्सन ऑफ अवर विलेज, वो बहुत ही नोन मतलब प्रसिद्ध, जिनको हर कोई जानता हो, ठीक। ऐसे पर्सन है हमारे विलेज के। अब इसमें कोई काम हुआ? जो बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं हमारे विलेज के, हमारे गांव के, इसमें कोई काम हुआ? नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो समझ जाना है लिंकिंग वर्ब है, ये पैसिव नहीं है। हु इज नोन, जिन्हें जाना जाता है, ऐसा नहीं है। जो बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, हु इज अ वेल नोन। यहाँ पे नो का मतलब जानना नहीं है, बेसिकली प्रसिद्ध है, यहाँ पे इसका ये मीनिंग है। तो ये बन गया मेन वर्ब, ये बन गया एडजेक्टिव। वो याद है यार, आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड, आई एम टायर्ड, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम अनॉयड, वो वाला। ही इज नोन, ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी, मतलब मैं जानता हूं इसको, ही इज नोन टू मी, ऐसे करके, ठीक। तो हु इज अ वेल नोन, वेल एडवर्ब हो गया, नोन की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, कितना नोन? वेल नोन, ठीक। ये पर्सन क्या हो गया बेसिकली आपका
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। इज मेन वर्ब है, वेल एडवर्ब है, नॉन एडजेक्टिव, और ये पर्सन क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। हु इज अ वेल नोन पर्सन, हु इज अ पर्सन, कैसा पर्सन, नोन पर्सन, कितना नोन, वेल नोन। क्लियर है। और प्रीपोजिशन है, विलेज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये आर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। इतनी कहानी क्लियर। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता है कि ये जो दिस दैट होते हैं सिंगुलर के लिए लगते हैं, और ये दीज दोज होते हैं किसके लिए लगते हैं, प्लूरल के लिए। दिस दैट सिंगुलर के लिए और दीज दोज किसके लिए लगते हैं, प्लूरल के लिए। इतनी कहानी क्लियर है। अब समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेसिकली है क्या मेरे भाई कि ये जो कैटल है ना, कैटल, ये अपन नाउन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में आपको सिंगुलर लगते हैं। जैसे हो गया पीजेंट्री, हो गया जेंट्री, हो गया पोल्ट्री, हो गया कैटल, हो गया पुलिस, हो गया। ये दिखने में आपको सिंगुलर लगते हैं। क्यों सिंगुलर लगते हैं, क्योंकि इनके बाद एस या एस नहीं आ रहा होता, लेकिन ये होते प्लूरल है। ये ऐसे नाउन है जो प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ दिस आएगा कि दीज आएगा, बोलो। अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ दिस आएगा कि दीज आएगा, दीज आएगा। अब मुझे बताओ ये एडजेक्टिव चैप्टर का एरर है कि नाउन चैप्टर का। एक छोटी सी बात समझना, इस एडजेक्टिव की वजह से ये नाउन चेंज होगा कि इस नाउन की वजह से एडजेक्टिव चेंज होगा। नाउन की वजह से एडजेक्टिव को चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दिस लिखा हुआ तो कैटल काट के कोई सिंगुलर नाउन लिख दोगे। कैटल तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना। देखो चेन है ये पूरी, नाउन पे डिपेंड करता है एडजेक्टिव। नाउन को चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे एडजेक्टिव को। अब एडजेक्टिव पे डिपेंड करता है एडवर्ब। कभी ऐसी बात आई कि एडजेक्टिव एडवर्ब में, तो एडवर्ब में चेंजेस करते हैं जनरली, आमतौर से। ठीक है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में कई बार कुछ और भी चेंज करना पड़ जाता है। जनरली ऐसा होगा, नाउन पे डिपेंडेंट होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पे डिपेंडेंट होता है एडवर्ब। तो अगर ये नाउन आपका जो है ये प्लूरल है, तो यहाँ पर आपको दिस की बजाय क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दीज। और एक बार बताओ, अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। तो यहाँ पे बिलोंग्स आएगा कि बिलोंग आएगा, बिलोंग आएगा। ठीक है। अब देखो ये वाली जो वर्ब होती है ना, अब ना तो ये कोई डूइंग वर्ब है, कोई एक्शन भी नहीं हो रहा, ना ये कोई बीइंग वर्ब है, किसी का कुछ होना। ये कैटल और मिस्टर यादव एक थोड़ी है। ना तो ये बीइंग वर्ब है, ना ये कुछ हैपनिंग वर्ब है। तो ये तीसरी मतलब चौथा काइंड है पोजेशन बनाने वाला। हैव, ओन, पजेस, बिलोंग, पोजेशन बनाने वाला। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार डूइंग में भी नहीं आ सकता, बीइंग में भी नहीं आ सकता, हैपनिंग में भी नहीं आ सकता। ये चौथी कैटेगरी, इनको कह लो पोजेशन बनाने वाले। हैव, ओन, पजेस और बिलोंग, पोजेशन बनाने वाले, अधिकार बनाने वाले। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये बात इसलिए बताई क्योंकि बच्चा मेरे से सवाल पता क्या करता है, वो सवाल ये करता है सर ये वॉइस एक्टिव लग रही है। एक्टिव वॉइस में आपने कहा था कि सब्जेक्ट डूअर होगा, ये इसका डूअर तो है नहीं। कैटल इस काम का डूअर है क्या, नहीं है। तो सर ये डूइंग नहीं हो सकती, बीइंग ये हो नहीं सकती क्योंकि लिंकिंग वर्ब नहीं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब नहीं। हाँ कि ना। तो फिर उसको कैसे समझाऊं, उसको ऐसे समझाऊं कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो इन तीनों कैटेगरी से बाहर है। जैसे हैव, बच्चा हैव बोलते ही फटाक से समझ आता, हाँ यार ये लग तो हैव टाइप की रही है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी, आई हैव अ कार। तो भाई ये कैसी हो गई, ये पोजेशन वाली वर्ब हो गई। क्लियर है ना, ये डूइंग में आएगी, ना ये बीइंग में आएगी, ना ये हैपनिंग में आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। आ जाओ अब इस पे आ जाओ। दीज न्यूज आर बेसलेस सो यू शुड नॉट वरी। इसको समझना, दीज न्यूज आर बेसलेस सो यू शुड नॉट वरी। न्यूज सब्जेक्ट है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। अब इसके अंदर समझना, नाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगा ये न्यूज ना अनकाउंटेबल होता है। पहले शायद अपनी न्यूज की बात हो भी चुकी है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वो एग्जाम्पल दिया होगा श्वेता सिंह वाला, ध्यान आ रहा। एक न्यूज सुनी तो भी न्यूज, नहीं सुनी तो भी न्यूज, 1000 सुन लो तो भी न्यूज। अनकाउंटेबल नाउन है ये। अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर की तरह से ट्रीट करते हैं हम। अनकाउंटेबल के साथ सब कुछ सिंगुलर वाला लग जाता है। जैसे वर्ब आई, वाटर इज फ्लोइंग की वाटर आर फ्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, हाँ कि ना। तो अनकाउंटेबल को हम सिंगुलर की तरह से ट्रीट करते हैं। तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसको सिंगुलर की तरह से ट्रीट करोगे तो इसके साथ दीज लिखूं कि दिस लिखूं, दिस लिखूं। अब तुम मुझे बताओ यार, इसको नाउन चैप्टर का एरर कहूं कि एडजेक्टिव चैप्टर का एरर कहूं। चेंज भले ही एडजेक्टिव हो रहा है, लेकिन हो किसकी वजह से रहा है, नाउन की वजह से। अगर आपको ये वाली बात ना पता हो तो बताओ इसको कैसे करोगे। समझ में आया। तो मैं तो देखो इनको मानता हूं, देखो नाउन चैप्टर के एरर। ये आर भी कट के क्या करना पड़ेगा, इस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं इनमें 50 सेंटेंस और भी लिख दूंगा मैं, लेकिन सबके अंदर फंडा एक ही होगा, ये नाउन प्लूरल है इसलिए ये लगाओ, ये नाउन सिंगुलर है इसलिए ये लगाओ। तो इनको नाउन चैप्टर में डील कर लेंगे ना मेरे भाई। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया। चलो जी नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ।
डिस्ट्रीब्यूट आगे, अच्छा ब्रेक भी करना था क्या। दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, न्यू सब्जेक्ट हो गया, इज मेन वर्ब हो गया, बेसलेस एडजेक्टिव हो गया, काम सब्जेक्ट में कंप्लीमेंट हो गया, सो कंजंक्शन हो गया, यू सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, और ये वरी मेन वर्ब है। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड याद है, ईच, ईदर, नीदर, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ऐसी जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, करवाया भी था मैंने बेसिक में। ईच प्रोनाउन भी हो सकता है, ईच एडजेक्टिव भी हो सकता है। ईच ऑफ द बॉयज लिख दूं तो प्रोनाउन हो गया, ईच बॉय लिख दूं तो एडजेक्टिव हो गया। आया भाई समझ में। ईच ऑफ द बॉयज लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रोनाउन है। ईच बॉय लिख दूं तो एडजेक्टिव हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। आ जाओ इस सेंटेंस को देख लेते हैं अब। डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। ईच कह रहा हूं, देखो लगाना ईच है, इस अभी अभी लगा हुआ है। देखो एक काम करो, पहले ना तुम ये ऊपर वाले सेंटेंस लिखो, क्योंकि मुझे कुछ समझाना है तो मुझे कुछ और भी लिखना है यहाँ पे। वीडियो पॉज करो, इनको लिखो, मैं अभी मिटाऊंगा फिर ये दोनों समझाऊंगा। क्लियर है इतनी बात। पॉज कर लो और इन दोनों को, ये जितना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, इसको लिख लो एक बार, फिर वापसी मिल रहा हूं। चलो जी करें शुरू। प्रोनाउन चैप्टर के अंदर मैंने एक बात लिखी थी। क्या लिखी थी, ईच आए, इधर आए, नीदर आए, इसके साथ ऑफ आए, तो इसके बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और अगर कोई प्रोनाउन और एडजेक्टिव लगाया गया वो भी क्यों आए, वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर। इतनी कहानी क्लियर है। ऐसा क्यों, लॉजिक दिया था। क्या लॉजिक दिया था, ये ऑफ प्रेपोजिशन हो जाएगी और एक ऐसी प्रेपोजिशन हो जाएगी जो सिलेक्शन को दिखाएगी। इसमें से सिलेक्ट करना है, ये प्लूरल में आएगा क्योंकि सिलेक्शन जिस चीज में उसे होता है वो उसकी संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, तो प्लूरल में आया। लेकिन ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। वर्ब तो इसके हिसाब से आएगी नहीं, वर्ब आएगी सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन बनेंगे, ये वर्ड सब्जेक्ट बनेंगे। अगर सब्जेक्ट ये बनेंगे तो ये वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के। एक एक करके बात करते हैं। तो वर्ब आपकी कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई। अगर आपकी वर्ब सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सब चलेगा। ये सब भी तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो ये भी सिंगुलर हो गए। तो ये था उस टाइम पे जो मैंने आपको लॉजिक पढ़ाया था। इतनी बात आई समझ में। अब अगर आपको ध्यान हो, मैंने यहाँ पे एवरी लिखा था कि नहीं लिखा था उस टाइम नहीं लिखा था, क्योंकि ये ईच, ईदर, नीदर जो होते हैं ना, ये तो प्रोनाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो एवरी है ना, एवरी, ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव हो सकता है। आज बस उस रूल के अंदर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या कर रहा हूं, आज मैं इस ऑफ को उड़ा रहा हूं। जैसे ही ऑफ उड़ेगा तो अब चेंज क्या आ गए, अब चेंज ये आ गए कि अब ये चारों के चारों वर्ड क्या हो गए, अब ये चारों के चारों वर्ड हो गए आपके एडजेक्टिव्स। क्योंकि पहले ऑफ प्रेपोजिशन थी, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाता था, हाँ कि ना। अब क्या हो गया, ये चारों के चारों वर्ड काम करने लगे एडजेक्टिव का। और आपको पता है अगर ये एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के वर्ड हैं, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं। देखना, मैंने आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट की भी एक बात बताई थी। ईच ऑफ द बॉयज को सेंटेंस इंप्रूव करके लिखते हैं ईच बॉय। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक में ईच प्रोनाउन है और एक में ईच एडजेक्टिव है। ईच ऑफ द बॉयज की जगह आप ईच बॉय लिख दो, समझ में आया। ईदर ऑफ दीज बॉयज की जगह ईदर बॉय लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया। बस स्ट्रक्चर का फर्क है, मीनिंग सेम है। अब एक चीज समझो, अगर ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डी से तो डेमोन्स्ट्रेटिव भी होता है, लो डिस लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये जिस वर्ड के साथ लगेंगे उसको एक एक करके बात करने लगा देंगे, सिंगुलर करके बात करने लगा देंगे। तो इस बार नाउन क्या लिखना पड़ेगा, सिंगुलर लिखना पड़ेगा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, रूल रट्टे नहीं बिठाने। वहां भी लॉजिक दिया था, यहां भी लॉजिक समझो। एडजेक्टिव क्यों है, एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि इनके जस्ट बाद नाउन आ रहा है। इतनी कहानी क्लियर है। अब ये कैसे वर्ड है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के वर्ड है। एक एक करके बात करते हैं, सिंगुलर करके बात करते हैं। अगर ये एक एक करके बात करते हैं, सिंगुलर करके बात करते हैं, तो ये इस नाउन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक एक करके बात करने लगा देंगे तो ये कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। इतना फंडा क्लियर है। नेक्स्ट,
अगर ये सिंगुलर करके लगाने, इसको सिंगुलर करके लगा दिया तो इस बार सब्जेक्ट कौन है? इस बार तो ये सब्जेक्ट नाउन ही है, हाँ कि ना, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, ये तो सब्जेक्ट बनेंगे नहीं। अब ये नाउन ही सिंगुलर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। और प्रोनाउन एडजेक्टिव भी कैसे आएंगे? सिंगुलर। इस बार ये तीनों चीजें सिंगुलर में कन्वर्ट हो गई। समझ में आया? अरे बोलो। वहां पे क्या था? ऑफ था। ऑफ होने से ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता था और वर्ब का सब्जेक्ट ये बनते थे। इस बार क्या हुआ? इस बार ये वर्ब का सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगुलर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड लग गया। तो ईच बॉयज नहीं, ईच बॉय लिखना पड़ता है। क्लियर है? तो पहले इस फंडे को अप्लाई कर देता हूँ, ये लास्ट वाला सेंटेंस आपको समझा के, ठीक है? फिर इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट है, इसको बाद में करता हूँ। लास्ट वाले सेंटेंस पे आओ। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये बॉय नाउन है, ये सब्जेक्ट हो गया। इतनी कहानी क्लियर है? अब ये हु क्या है? ये हु है रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो काम किसका करेगा? सब्जेक्ट नंबर 2 लिख देता हूँ इसको, ठीक है? ये हैड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अटेंडेड क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ईच डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बॉय सब्जेक्ट नंबर 1, हु सब्जेक्ट नंबर 2, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब, अटेंडेड मेन वर्ब, और ये किसकी मेन वर्ब है? इस हु की, ठीक है? ऑल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। वर्कशॉप्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। किसका? इस अटेंडेड वर्ब का। अब आपको पता है वो जो बॉय वहां छोड़ के आए थे उसको वर्ब तो देनी पड़ेगी। उसको वर्ब कौन सी मिलेगी? ये वर्ब मिलेगी, पैसिव में है ये, ठीक है? हर एक लड़का जिसने सारी वर्कशॉप्स अटेंड नहीं करी थी, हर एक लड़का जिसने सारी वर्कशॉप्स अटेंड नहीं करी थी उस पर जुर्माना लगाया गया, उसे फाइन किया गया। पैसिव में लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहां पर वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी आपको सिंगुलर लगानी पड़ेगी। समझ में आगे इसका डूअर भी दे सकते थे, कोई खास बड़ी बात नहीं। फाइंड बाय द प्रिंसिपल ऐसा कुछ लिख सकते थे। फाइंड बाय देयर स्कूल, फाइंड बाय देयर कॉलेज, फाइंड बाय द प्रिंसिपल, ऐसा लिख देता हूं, ठीक है? फाइंड बाय द प्रिंसिपल। अब ये फाइंड क्या है? प्रीपोजिशन है, और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इतनी कहानी क्लियर? अब ये वाज हेल्पिंग वर्ब है और ये फाइंड क्या आपकी मेन वर्ब है। फिर से समझ लो, कहानी बिल्कुल सेम है। ये ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है, लेकिन बस फर्क इतना है कि इस बार ये एडजेक्टिव है। इसने इस बॉय नाउन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिंगुलर कर दिया। अब इसको इसके जस्ट बाद तो वर्ब मिलेगी नहीं, तो आगे चल के मिलेगी कहीं ना कहीं। ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इस बॉय के लिए आया है ना, इसको रेफर करने के लिए आया। इसका एंटीसीडेंट ये बॉय है। हेड हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब, अटेंडेड मेन वर्ब, ऑल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, वर्कशॉप इस अटेंडेड वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट को आगे चल के वर्ब मिलेगी, वो वर्ब क्या होगी आपकी? वॉज हो गई। और ये फाइंड क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो ये बेसिकली क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है। बाय प्रीपोजिशन प्रिंसिपल इसका ऑब्जेक्ट है। सीधी बात ये है कि अगर नाउन ही सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया, तो वर्ब तो सिंगुलर आनी ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आ जाओ इस सेंटेंस पे। ऑफ प्रीपोजिशन है, क्लियर? स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट है। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हैव हेल्पिंग वर्ब है। क्वालिफाइड मेन वर्ब है। एग्जाम इसका ऑब्जेक्ट है। एवरी ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। ऑफ प्रीपोजिशन है, स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट है, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, क्वालिफाइड मेन वर्ब है, एग्जाम इसका ऑब्जेक्ट है। इतनी कहानी क्लियर? अब मैं पूछना आप लोगों से ये चाह रहा हूं कि क्वालिफाइड वर्ब है तो इसको सब्जेक्ट तो चाहिएगा, क्योंकि कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो, तो सब्जेक्ट तो शॉर्ट आएगा। अब सब्जेक्ट बनने के लिए वर्ड कौन सा बचा? ये नाउन था, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बनेगा कौन? सब्जेक्ट आप इसको बनाना चाह रहे हो, लेकिन इस एवरी वर्ड के साथ ना यार एक दिक्कत है। एवरी वर्ड के साथ दिक्कत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव हो सकता है। ये तीनों वर्ड तो प्रोनाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, हाँ कि ना? इसलिए तीनों वर्ड तो सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, लेकिन क्या एवरी वर्ड का भी सब्जेक्ट का काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए फिर आपको इसकी जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? इसलिए आपको इसकी जगह पे लगाना पड़ेगा ईच, ठीक? या फिर आप क्या लगा सकते हो? एवरीवन। ये लगा दो चाहे ये लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात आई समझ में? अब ये सेंटेंस सही हो गया क्या? देखना जरा, क्या ये सेंटेंस सही हो गया? भी नहीं हुआ। वर्ब कैसी करनी पड़ेगी? सिंगुलर। अमन सर जब एक ही सेंटेंस में 2 एरर कर दें तो अंडरस्टूड बात है, ये समझाने के लिए किया गया है, पेपर में एक ही एरर आएगा। क्लियर है? अब इतनी कहानी होगी क्लियर। इसमें आपको क्या बताया कि ये जो एवरी है ये एडजेक्टिव होता है,
ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो यहाँ पे मुझे एक वर्ड इससे इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोनाउन चाहिए मुझे जो ये काम कर पाए, क्योंकि स्टूडेंट्स नाउन को रेफर करना था, यहाँ प्रोनाउन चाहिए। अब ये पहले डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड लिखा होता, तो अब भी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का लिख दूं। डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड या तो ईच लगाओ, और आपको बताया था कि एवरी से बना एवरी वन, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का हो जाता है, तो या तो आप इसकी जगह पे ईच लिख दो या एवरी वन लिख दो, दोनों ही सही हो जाएंगे। भाई आ गया समझ में? ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस आया समझ में? ईच प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों हो सकता है, लेकिन एवरी सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है। कहानी क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसको अच्छे से नोट कर लो। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे एडजेक्टिव्स के नेक्स्ट टाइप्स के साथ, ठीक है मेरे भाई। इसको अच्छे से नोट कर लो, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।